पूरी कहानी सुनने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ें। सभी कहानियों का पूरा मज़ा लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नोबल पाथ को ज्वाइन करें और मेंबरशिप लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुफ्त वेब उपन्यास होम अजेय पिताजी अध्याय 21 छोटा धूर्त भूत _1। अजेय पिताजी अध्याय 21 छोटा धूर्त भूत _1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय अध्याय 21 छोटा धूर्त भूत _1। जू यी ने सिर हिलाया, हालांकि वह पूरी तरह समझ नहीं पाए। गहन सत्य पर अचानक व्याख्यान क्यों? रुवान तांग ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। जू लाई ने यी का दूसरा हाथ पकड़कर गंभीर भाव से उत्तर दिया, क्योंकि एक दिन वह अमर डोमेन की महारानी बनेगी जो करोड़ों स्टार सिस्टम पर शासन करेगी। उसे पता होना चाहिए कि किसे मदद की जरूरत है और किसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। महारानी के पिताजी, यदि आप इतने शक्तिशाली हैं तो आपने कैंसर से पीड़ित उस बूढ़े व्यक्ति को क्यों नहीं बचाया? हमारे नियंत्रण से परे नियति खेल रही है। क्या आप झांसा देना बंद कर सकते हैं? ठीक है। रात ठंडी हो रही है, चलो घर चलते हैं। स्ट्रीटलाइट के नीचे 3 लोगों के परिवार की परछाइयां दूर तक फैली हुई थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, लंबी होती जा रही थी। क्षणभंगुर परछाइयां, ठीक वैसे ही जैसे लोगों की जिंदगियां अलग अलग रास्ते अपनाती हैं। कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ उजले, कुछ बुझे। तारांकन। इस बीच यांजिंग में जियांग फैमिली एस्टेट में, हालांकि जियांग परिवार यांजिंग के शीर्ष धनी परिवारों में से नहीं था, लेकिन सत्ता के केंद्र के करीब एक मजबूत पैर जमाने की उनकी क्षमता उनकी ताकत और चालाकी का प्रमाण थी। जियांग परिवार की संपत्ति भव्य नहीं थी, इसके विपरीत ये वर्षों का भार लेकर सरल और पुरातन था। आंगन में एक विकर कुर्सी आगे पीछे हिल रही थी। चश्मा पहने एक विद्वान व्यक्ति उसमें लेटा हुआ था और आकाश में उज्ज्वल स्पष्ट चंद्रमा को देख रहा था। उसके पीछे एक खूबसूरत नौकरानी चाय का कप पेश करती हुई खड़ी थी। उस आदमी ने चाय का प्याला उठाया, पत्तों पर फूंक मारी और व्यवस्थित ढंग से पूछा, क्या तुम्हें कातिल मिल गया? ठीक है, छाया में खड़ी एक आकृति झिझकी, लेकिन युवा मास्टर के मनमौजी स्वभाव को जानते हुए उन्होंने खुद को संभाला और कहा, यंग मास्टर, जो मेहमान ये परिवार के भव्य भोज में शामिल हुए थे वे सभी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि लड़ाई के निशानों के आधार पर मैंने प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला है कि ये वुक्सुआन और मिस ये वानकिंग दोनों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें कातिल मिल गया है? नहीं। धमाका। उस आदमी ने चाय का प्याला जमीन पर पटक दिया। एक मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची उसके होठों पर खेल गई। क्या कहा आपने? 5 दिन। मुझे 5 दिन और दीजिए। मैं न केवल उन लोगों का मुंह खोलूंगा, बल्कि मैं आपके लिए हत्यारे का सिर भी लाऊंगा। अधीनस्थ हकला रहा था, उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था और वह डर के मारे अपने घुटनों पर गिर गया। 3 दिन। मैं उसे जीवित चाहता हूं, आदमी ने उदासीनता से कहा। हाँ, अधीनस्थ ने राहत की सांस ली, ये जानकर कि उसे फिलहाल बचा लिया गया है। इसके अलावा हैंगचेंग में जल्द ही एक जेड प्रदर्शनी होने वाली है। सर्वोच्च जेड का एक टुकड़ा ढूंढो। मैं इसे दादाजी के 70वें जन्मदिन की दावत के लिए उपहार के रूप में चाहता हूं, युवक ने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे निराश मत करो, तुम जा सकते हो। हाँ। अधीनस्थ वापस अंधकार में चला गया। यंग मास्टर, आपने कभी भी अपनी मंगेतर ये वानकिंग को पसंद नहीं किया। उसकी मौत एक अच्छी बात है, तो कारण की जांच करने की जहमत क्यों उठाई जाए? खूबसूरत नौकरानी ने चुलबुली आवाज में पूछा। सिर्फ 5 छोटे वर्षों में ये वुक्सुआन एक प्रतिभाहीन व्यक्ति से जो मार्शल दाव का अभ्यास नहीं कर सकता था, एक चरम 6ठी कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट बन गया जो एक अर्ध मार्शल पूर्वज बनने की कगार पर था। ऐसी प्रतिभा एक सदी में केवल एक बार देखी जाती है। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये परिवार के बारे में अफवाहें सच हैं। मेरा प्रतिभाशाली छोटा बहनोई इतनी तेजी से प्रगति करने के लिए हर दिन एक शिशु के खून का आनंद ले रहा था। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। अगर वह शिशु मेरे हाथों में होता तो जियांग परिवार को महानता की और बढ़ने से कौन रोक सकता था? और मैं जियांग तेंगयुन, जियांग परिवार का अगला परिवार प्रमुख बनूंगा। युवा मास्टर बुद्धिमान है। हालांकि ये वानकिंग के बारे में अफसोस की बात है, वह काफी सुंदर थी। एक देहाती बदमाश, उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? आपकी सुंदरता। नौकरानी खिलखिला पड़ी। तारांकन। बुधवार। मौसम साफ था और आकाश बादल रहित था। इससे कियान जियो, जो गेट पर इंतजार कर रहा था और गैलेक्सी किंडरगार्टन में प्रवेश करने से इनकार कर रहा था, बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह जानता था आज खाने के लिए कोई क्लाउड कैंडी नहीं। लेकिन जब कियान जियाओ ने जू यी को देखा तब भी वह उत्साह से उसके पास गया और उसका स्कूल बैग लेने की कोशिश करने लगा। सिस्टर येई, मुझे इसे आपके लिए ले जाने दीजिए। नहीं, धन्यवाद, मैं इसे स्वयं ले जा सकता हूँ। मैं ये करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं। आह, मेरा स्कूल बैग मत पकड़ो। गैलेक्सी किंडरगार्टन के सुरक्षा गार्ड चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। हाल ही में
अफवाहें फैल गई थीं कि हेडमास्टर का बेटा कियान जियो एक छोटे तानाशाह से एक चापलूस कमीने में तब्दील होकर एक नया पत्ता बदल गया है। पहले तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए। वह सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक इंतजार कर रहा था और वे जल्द ही पहुंच गए। लेकिन खूबसूरत और मनमोहक जू यी को देखकर सुरक्षा गार्ड सब समझ गए। वे मुस्कुराए। युवा होना अच्छा था। अंत में कियान जियो जू यी का स्कूल बैग छीनने और उसे अपनी पीठ पर लटकाने में कामयाब रहा। जू लाई ने उसे डांटा, अगर तुम इतनी जल्दी पहुंचने वाले हो तो स्कूल के अंदर जाओ और एक किताब पढ़ो। यहाँ इंतजार में समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं कल एक किताब लाऊंगा और सिस्टर यी की प्रतीक्षा करते हुए पढ़ूंगा। जू लाई के पास शब्द नहीं थे। तुम चतुर छोटे बदमाश हो। अपनी बेटी को स्कूल में प्रवेश करते देखने के बाद जू लाई BMW 3 सीरीज में वापस आ गए और रुवानटेंग उन्हें डोंगली स्कूल ले गए। झोउ फैंग अंततः आ गया था। जब उसने जू लाई पर ठंडी नज़र डाली तो उसके चेहरे पर तूफान आ गया। तुम्हारे कुछ ठोस संबंध हैं, हो। एक दिन पहले वह नशे में धुत हो गया था और उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी प्रिंसिपल को जू लाई के निदेशक पद को रद्द करने के लिए राजी नहीं कर सका। इसके बजाय झोउ फैंग ही वह व्यक्ति थे जिन्हें संपूर्ण व्याख्यान मिला। वे ठीक हैं, जू लाई ने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने निदेशक पद के लिए 5 साल तक इंतजार किया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं तुम्हें इसे लेने दूं। ओह, जू लाई के तिरस्कारपूर्ण रवैये से झोउ फैंग को ऐसा महसूस हुआ मानो वह कपास पर मुक्का मार रहा हो, कोई भी बल लगाने में पूरी तरह से असमर्थ हो। वह समझ गया कि जू लाई ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन झोउ फैंग को यह भी पता था कि वह जू लाई के साथ आमने सामने नहीं टकरा सकता, उसे मात देनी थी। बस इंतजार करें, मैं तुम्हें बाहर निकालने का सही मौका ढूंढूंगा, झोउ फैंग ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमाते हुए खुद से कहा। लियू नानवेई दिन के दौरान दिखाई नहीं दिए, केवल शिफ्ट बदलने से ठीक पहले दिखाई दिए। जैसे ही वह बैठी, अस्पताल का दरवाजा बास्केटबॉल जर्सी पहने एक लंबे लड़के ने खोला। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। शिक्षक, मेरा दोस्त कोर्ट पर अचानक बेहोश हो गया। उनका हृदय रोग का इतिहास रहा है। हृदय रोग? झोउ फैंग की अभिव्यक्ति बदल गई। और आप अभी भी उसे जोरदार व्यायाम में शामिल होने देते हैं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लड़के ने आत्मग्लानि से भरे हुए कहा। उसने कहा कि उसे लंबे समय से कोई हमला नहीं हुआ था और उसे खेलने की इच्छा हो रही थी। उसने अपने चेहरे पर जोर से तमाचा मारा। ये सब मेरी गलती है, सारी गलती मेरी है। बकवास बंद करो, उसे बचाना ही अब मायने रखता है, लियू नानवेई ने कहा। प्राथमिक चिकित्सा किट उठाई और दरवाजे से बाहर निकल गई। सौभाग्य से अस्पताल अदालत के बहुत करीब था, केवल 1 मिनट की दूरी पर। अदालत दर्शकों की घनी दीवार से घिरी हुई थी, जिसमें कई छात्र हंगामा देखने के लिए एकत्र थे। रास्ता बनाओ, लियू नानवेई चिल्लाए। उसका चेहरा कठोर था। भीड़ अलग हो गई, जिससे उनके चलने के लिए रास्ता बन गया। कोर्ट पर एक लड़का जमीन पर सीधा लेटा हुआ था। ऑक्सीजन की कमी से उसके होंठ बैंगनी हो गए थे और उसकी पुतलियां फैल गई थीं और ध्यान केंद्रित करना बंद हो गया था। रोगी की नाड़ी नहीं है और उसने सांस लेना बंद कर दिया है। जब लियू नानवेई ने लड़के की शर्ट का कॉलर खोला तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। झोउ फैंग, उसके मुंह और नाक से किसी भी विदेशी वस्तु को साफ करें और तुरंत CPR शुरू करें। निदेशक जू, आप 120 पर कॉल करें। 120 को पहले ही बुलाया जा चुका है। एम्बुलेंस अपने रास्ते पर है, एक छात्र चिल्लाया। हर कोई पीछे हट जाए, वायुमार्ग साफ रखें, झोउ फैंग चिल्लाया। यद्यपि वे एक मनोवैज्ञानिक थे, तथापि प्राथमिक चिकित्सा में बहुत कुशल थे। उनमें से किसी ने भी जू लाई को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। वे दोनों जानते थे कि वह सिर्फ एक कनेक्शन हायर था और उसे मदद देने से चीजें और खराब हो सकती हैं। मुफ्त वेब उपन्यास होम इनविंसिबल डेड चैप्टर 22 यह है कि आपके मेडिकल कौशल में कमी है _1। अजय पिताजी। अध्याय 22 यह है कि आपके चिकित्सा कौशल में कमी है _1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 22 यह है कि आपके चिकित्सा कौशल में कमी है _1। हस्तक्षेप करने में असमर्थ, जू लाई केवल खड़े होकर देख सकता था। समस्या ये थी कि हृदय की स्थितियों को संभालना पहले से ही मुश्किल था और यह एक गंभीर हमला था। विशेष उपकरणों के बिना वे रोगी की विशिष्ट स्थिति का निर्धारण नहीं कर सके। झोउ फैंग और लियू नानवेई केवल छाती को दबाना और कृत्रिम श्वसन करना जारी रख सकते थे। उनकी अभिव्यक्तियां उत्तरोत्तर गंभीर होती गईं। पूरे 5 मिनट तक कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन के बाद भी मरीज को दिल की धड़कन या चेतना वापस नहीं आई, जो बहुत गंभीर स्थिति का संकेत देता है। चिकित्सा पेशेवरों के रूप में वे अच्छी तरह से जानते थे कि पुनर्जीवन की सुनहरी खिड़की खिसकती जा रही थी। हर मिनट के लिए एम्बुलेंस में देरी हुई, सफल पुनर्जीवन की संभावना 10% कम हो गई। एम्बुलेंस। जैसे ही झोउ फैंग ने छाती दबाना जारी रखा, उसने दहाड़ते हुए कहा, एम्बुलेंस अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? भीड़ हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगी, कोई नहीं जानता था।
धत्तेरी की, झोउ फैंग ने शाप दिया। भले ही वह एक मनोचिकित्सक था, फिर भी वह स्थिति पर क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। लियू नानवेई पूरी तरह से दहशत में थे। उसने महसूस किया कि मरीज के हाथ और पैर तेजी से ठंडे और सख्त हो रहे हैं, जो अच्छा संकेत नहीं था। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। आपातकालीन विभाग से डॉक्टर ली यहाँ हैं। उसी समय भीड़ छट गई और सफ़ेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरा। वह मरीज के पास बैठ गया और गहरी आवाज में पूछा, क्या स्थिति है? क्या मरीज की जेब में कोई दवा है? उसकी जेब में कोई दवा नहीं है। मरीज को हृदय रोग का इतिहास होने का संदेह है। उसकी दिल की धड़कन कम हो गई है और अब वह सांस नहीं ले रहा है। उसे गिरे हुए लगभग 7 मिनट हो गए हैं। लियू नानवेई ने तुरंत सूचना दी, फिर झिझकते हुए पूछा, आप हैं? मैं सेंट्रल पीपुल्स हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग से ली शॉसहोंग हूं, उन्होंने शांति से कहा। मैं कार्यभार संभाल रहा हूं। आप सभी मेरे नेतृत्व का पालन करेंगे। ठीक है। लियू नानवेई और झोउ फैंग ने एक साथ राहत की सांस ली। ईस्ट सी सिटी के चिकित्सा जगत में ली शॉसहोंग का नाम प्रसिद्ध था। हर कोई जानता था कि आपातकालीन विभाग एक ऐसी जगह थी जहां डॉक्टर ग्रिम रीपर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते थे। ठोस चिकित्सा कौशल और मनोवैज्ञानिक दृढ़ता के बिना कोई व्यक्ति आसानी से काम नहीं संभाल सकता। ली शॉसहोंग ने अनगिनत सर्जरी करते हुए पूरे 30 साल वहां बिताए थे। अनगिनत तूफानों का सामना करने के बाद उन्हें मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 3 बार जिंगलिन लाइट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। यहाँ निदेशक ली के रहते हुए वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि मरीज को बचा लिया जाएगा, लेकिन उनकी संभावना बढ़कर 30% हो गई है। ये बहुत अच्छा है। ये फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल के निदेशक ली शॉसहोंग हैं। यह अच्छी बात है कि निदेशक ली को व्याख्यान के लिए हमारे स्कूल में आमंत्रित किया गया था, अन्यथा आज एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसे ही किसी ने ली शॉसहोंग को पहचाना, भीड़ में उत्साहित बड़बड़ाहट गूंजने लगी। चुप रहो, सभी असंबंधित कर्मी, कृपया तुरंत चले जाएं। ली शॉसहोंग ने डांटा, हवा के प्रवाह को अवरुद्ध न करें। हालांकि बहुत अधिक समय नष्ट हो चुका था। भले ही ली शॉसहोंग जिंगलिन लाइट थे, फिर भी वह कुछ हद तक घाटे में थे। आखिरकार वह अमर नहीं था। उचित चिकित्सा उपकरण और दवा के बिना वह जानता था कि युवक को बचाने की संभावना 10% से भी कम थी। लेकिन फिलहाल वे अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते थे और बाकी को भाग्य पर छोड़ सकते थे। 1 और मिनट बीत गया। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। पुनर्जीवन प्रयास अब कुल 25 मिनट तक चला था और अभी भी रोगी के जागने का कोई संकेत नहीं था। झोउ फैंग ने नजर घुमाई और जमीन पर गिर पड़ा। वह चला गया है। ली शॉसहोंग एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन जारी रखा। बड़े ली, इससे जाने दो। लियू नानवेई ने भी आह भरी। अभी भी उम्मीद है, ली शॉसहोंग ने ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हुए कहा जिन पर उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, और वह बार बार युवक की छाती को दबा रहे थे। उसका हृदय तीव्र पश्चाताप से भर गया। यदि मैं 3 मिनट पहले पहुंच गया होता, नहीं, यदि मैं 1 मिनट पहले ही बचाव में शामिल हो गया होता, तो क्या मैं इस युवक को उसके जीवन के अंतिम क्षणों में बचा सकता था? ली शॉसहोंग का दिल उथल पुथल में था, लेकिन उसकी हरकतें कभी नहीं रुकीं। अपने दांत पीसते हुए झोउ फैंग और लियू नानवेई किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुनते हुए सीपीआर में फिर से शामिल हो गए। घटनास्थल पर सन्नाटा छा गया। परिसर में मातमी माहौल व्याप्त हो गया। जू लाई, जिसे पूरे समय नजरअंदाज किया गया था, मरीज के पास गया, बैठ गया और अपनी दिव्य भावना को युवक के शरीर में फैलाया। जू लाई, तुम क्या कर रहे हो? वहां से चले जाओ, झोउ फैंग ने फटकार लगाए। यहाँ तक कि उनके हितों के महत्वपूर्ण टकराव के बावजूद एक जीवन दांव पर था और वह कोई भी ध्यान भटकाने वाला जोखिम नहीं उठा सकता था। मैं उसे बचा रहा हूँ, जू लाई ने शांति से कहा। बकवास, आप स्कूल के अस्पताल में पैराशूट से भेजे गए भाई भतीजावाद के भाड़े के व्यक्ति हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप हुआ तुओ का पुनर्जन्म हैं? झोउ फैंग ने गुस्से में कहा। रास्ते से हट जाओ, हमें देर मत करो। लियू नानवेई ने भौहें चढ़ा दी। निर्देशक जू, यह मजाक का समय नहीं है। जू लाई ने अपना सिर हिलाया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर वह आपकी निगरानी में मर जाता है तो क्या आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं? झोउ फैंग ने सवाल किया। आपके बचाव प्रयासों के तहत वह पहले ही मर चुका है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झोउ फैंग का चेहरा बैंगनी और हरे रंग में बदल गया। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। आखिरकार आपने, डॉक्टर लियू और इस डॉक्टर ली ने अपना भरसक प्रयास किया है, जू लाई ने शांति से कहा। अब इसे मुझ पर छोड़ दो। ली शॉसहोंग ने ऊपर देखा और सांस रोककर पूछा, क्या आप आश्वस्त हैं? 100%, जू लाई ने सिर हिलाया। आखिरकार यह एक साधारण कार्डियक अरेस्ट ही है। हृदय को पुनः चालू करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना एक साधारण बात थी। जू लाई का इतनी छोटी सी स्थिति में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था, लेकिन उनकी बेटी का स्कूल का दिन खत्म होने वाला था, उनके पास मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
हास्यास्पद। हम 3 पेशेवर डॉक्टर उसे पुनर्जीवित नहीं कर सके, लेकिन आप दावा करते हैं कि आप 100% निश्चितता के साथ ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप किसे मूर्ख बना रहे हैं? जो फैंग को अचानक एक एहसास हुआ। मैं समझ गया, आपको डर है कि स्कूल बाद में आपको जवाबदेह ठहराएगा, इसलिए आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बार बार उकसाए जाने से जू लाई का धैर्य खत्म होने लगा था। सच्चाई यह है कि आप उसे नहीं बचा सके, इसका मतलब है कि आपके चिकित्सा कौशल में कमी है। यह मत समझिए कि बाकी सभी लोग आपके जैसे बेईमान हैं। चिकित्सा कौशल की कमी, वह एक वाक्यांश बर्र के घोंसले में छेद करने जैसा था। इससे एक साथ 3 लोग नाराज हो गए और आसपास के छात्र भी नाराज हो गए। उन्होंने जू लाई की निंदा करना शुरू कर दिया, उनकी भावनाएं चरम पर थीं। जू लाई ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, तीनों डॉक्टरों को जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया और मरीज की छाती पर एक उंगली रख दी, जिससे उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भर गई। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पूरी प्रक्रिया में 3 सेकंड से भी कम समय लगा। ठीक है, मेरी बेटी स्कूल से निकलने वाली है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं बाकी सब आप पर छोड़ दूंगी, जू लाई ने भीड़ को चीरते हुए बाहर निकलने से पहले कहा। दृश्य तुरंत शांत हो गया। इसके बाद और भी गुस्से भरे आरोपों से चुप्पी टूट गई। कितना अहंकारी! क्या वह हमारे साथ मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहा है? उसने बस उसे छुआ और इसे बचाव कहता है। निर्देशक ली आपके जन्म से पहले ही लोगों की जान बचा रहे थे। अपने बड़ों के प्रति कुछ सम्मान दिखाएं। आइए हम सब उसकी रिपोर्ट करें। उसका नाम जू लाई है, जो स्कूल अस्पताल का नया निदेशक है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। छात्र धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे और इतनी स्पष्टता से मूर्ख बनने से इनकार कर रहे थे। ली शॉसहोंग की अभिव्यक्ति भी बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। यदि जू लाई एक वास्तविक डॉक्टर होता जो बचाव का प्रयास करना चाहता, तो ली ने शिकायत नहीं की होती, भले ही वह उनकी तरह सफल हो गया होता था। लेकिन वह क्या था? बस एक स्पर्श। ये चिकित्सा और हम तीनों के प्रयासों का घोर अपमान है। जबकि जो फैंग एक तूफान को कोस रहा था, लियू नानवेई, जो रोगी के सबसे करीब था, चुप रहा। अचानक उसकी नाजुक भौहें ऊपर उठीं और वह जोर से झपकाने लगी। क्या मैंने बस मरीज की उंगलियों को हिलते हुए देखा? मुफ्त वेब उपन्यास होम अजय पिता अध्याय 23 विज्ञान में विश्वास _1। अजय पिताजी अध्याय 23 विज्ञान में विश्वास _1। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, अध्याय 23 विज्ञान में विश्वास _1। क्या यह एक भ्रम था? लियू नानवेई निश्चित नहीं थे, लेकिन अगले ही सेकंड उंगली फिर से हिल गई। इसके अलावा मरीज की छाती ऊपर नीचे होने लगी। वह सांस ले रहा था। लियू नानवेई पूरी तरह से अवाक रह गए। वह जीवित है। जब ली शॉसहोंग ने मरीज को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें उभर आईं। युवक ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी दृष्टि बिल्कुल शून्य थी। उस पल ली शॉसहोंग के दिल में ज्वार की लहर की तरह भय व्याप्त हो गया। वह सचमुच जीवित है। ये कैसे संभव है? अन्यत्र जो फैंग ने उपहास करते हुए कहा, डॉक्टर लियू, मजाक करना बंद करो। वह आदमी चला गया है। यहाँ तक कि निर्देशक ली भी असहाय थे। ये सच है। लियू नानवेई ने हताशा में अपना पैर पटक दिया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और मरीज के चेहरे को धीरे से थपथपाया। नौजवान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मरीज की ओर पीट करके जो फैंग उपेक्षापूर्ण था। अगर वह बच्चा जो किसी को मरे हुओं में से वापस ला सकता है, तो मैं मौके पर ही घुटने टेकूंगा और उसे दादाजी कहूंगा। स्कूल स्वास्थ्य केंद्र के निदेशक, एक अज्ञानी जो जीवन और मृत्यु के मामले में लोगों को मूर्ख बना रहा है। ये सिर्फ करिया आत्महत्या है। जो फैंग ने पहले ही तय कर लिया था कि वह जू लाई के खिलाफ कठोर शिकायत कैसे दर्ज करेगा। जैसे ही वह अपनी चतुराई के लिए खुद को बधाई दे रहा था, उसने आसपास के छात्रों के चेहरे पर हैरान भाव देखे और उन्हें एक साथ हौंकते हुए सुना, जैसे कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। वह असमंजस में घूमा, तभी उसने उस मरीज को देखा जो अभी कुछ देर पहले कार्डियक अरेस्ट में था और सांस लेने का कोई संकेत नहीं था। न केवल उसने अपनी आंखें खोली बल्कि खुद ही बैठ गया। स्तब्ध, जो फैंग पीछे हट गया। क्या हो रहा है? क्या वह मृतकों में से वापस आ गया है? आप एक डॉक्टर हैं, कृपया विज्ञान पर विश्वास करें। ली शॉसहोंग ने उत्साह से अभिभूत होकर जो फैंग को डांटा। रोगी और चिकित्सा पेशे के प्रति कुछ सम्मान दिखाएं। ... मैं कब असम्मानजनक था? जू लाई ही अपमानजनक है। जो फैंग पूरी तरह से हतप्रभ था। एक चमत्कार। यह एक चिकित्सा चमत्कार है। ली शॉसहोंग ने रोगी की लगातार जांच करते हुए आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। एक मरीज जिसे कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन के लगभग आधे घंटे के बाद भी पुनर्जीवित नहीं किया जा सका, जू लाई की उंगली के हल्के स्पर्श के बाद ठीक हो गया। इसके पीछे कौन सा सिद्धांत था? ली शॉसहोंग की इच्छा थी कि वह जू लाई को तुरंत ढूंढ सके और 3 दिन और रात तक इस पर चर्चा कर सके। उसने जो फैंग की बांह पकड़ ली। तुम्हारे निदेशक का मोबाइल नंबर क्या है? मुझे जल्दी बताओ। उस व्यक्ति को, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह लाइट ऑफ जिंगलिन है, जो अपने शांत व्यवहार के लिए जाना जाता है,
अब उसे खून भरी आंखों से घूरते हुए देखकर झोउ फैंग भयभीत हो गया और पीछे हट गया। मुझे नहीं पता, लियू नानवेई ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने भी इसे सहेजकर नहीं रखा है। फिर मुझे कल ही उसके साथ इस पर चर्चा करनी होगी। ली शॉसोंग ने गहरे अफसोस के साथ आह भरी। बाकी सब सरल था। एम्बुलेंस देर से पहुंची, ट्रैफिक जाम के कारण इसमें देरी हुई, जिसने निजी कारों के साथ आपातकालीन वाहन लेन को भी अवरुद्ध कर दिया था। ठीक है, सब लोग तितर बितर हो जाएं, लियू नानवेई ने छात्रों पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। जैसे ही भीड़ छट गई, वे उत्साहपूर्वक बातें करने लगे। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा कोई मास्टर है। मैं ये सब पहले से जानता था। नया निर्देशक एक चमत्कारिक डॉक्टर है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसने ही कल स्वास्थ्य केंद्र में मुझे बैंक सहायता दी थी। मैंने आज सुबह देखा, अरे, घाव पूरी तरह ठीक हो गया है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? आश्चर्यजनक, लेकिन मुझे लगा कि आपको बस एक छोटी सी खरोंच लगी है जिससे थोड़ा सा खून बह गया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन जो कुछ हुआ उसकी कहानी पूरे छात्र मंच पर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे बड़ी सनसनी फैल गई। बेशक इनमें से किसी का भी जुलाई से कोई लेना देना नहीं था। जब वह किंडरगार्टन पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को रुवान तांग की कार में बैठे पाया। उसकी पत्नी ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था, उसकी भौहें थोड़ी झुकी हुई थी। अंतरिक्ष की ओर देखा। जुलाई यात्री सीट पर सरक गया, सीट बेल्ट लगा ली और चिंता से पूछा, क्या कंपनी में कुछ हुआ? ये कुछ भी नहीं है, रुवान तांग ने अपना सिर हिलाया। चलो घर चलते हैं। पिताजी, मुझे लगता है कि माँ की माँ ने अभी अभी फ़ोन किया है, जू यी ने आगे झुकते हुए फुसफुसाया। लेकिन माँ ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें न बताऊं। जू यी, रुवान तांग ने घूर कर देखा। छोटी लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकाली और तेजी से पीछे की सीट पर बैठ गई। आप हमारी बेटी को क्यों डांट रहे हैं? जू लाई ने बेबसी से कहा। क्या मेरी सास के साथ सब कुछ ठीक है? रुवान तांग ने अपने होंठ भींच लिए। ये कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका परेशान दिल उसकी आंखों में चिंता को छिपा नहीं सका। जू लाई ने अपना सिर हिलाया। आपकी बहन को रहस्य छिपाना पसंद है और आपको भी। आप दोनों वास्तव में बहनें हैं। रुवान तांग काफी देर तक झिझकता रहा और अंत में बोला, मेरे माता पिता ईस्ट सी सिटी में हैं। वे हमें देखना चाहते हैं। तो चलिए उन्हें देखने चलते हैं, जू लाई ने हल्के से कहा। मैं अपने ससुर और सास से भी मिलना चाहती हूँ। रुवान तांग ने आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी। यह इतना आसान नहीं था। 5 साल पहले जब से उसे रुवान परिवार से बाहर निकाला गया था, तब से छुट्टियों और त्योहारों पर अपने माता पिता को की गई उसकी कॉल का कभी जवाब नहीं दिया गया। आखिरकार उसने बस हार मान ली। उनके लिए अभी संपर्क शुरू करना। रुवान तांग ने नहीं सोचा था कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है। हमें उन्हें देखना चाहिए, जू लाई ने कहा। आखिरकार वे आपके माता पिता हैं और यी को अपने दादा दादी से मिलना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? मैं इसके बारे में सोचूंगी, रुवान तांग ने झिझक से भरी आवाज में कहा। ... रात्रिभोज में 2 व्यंजन और एक सूप था। जू यी और रुवान तांग ने भरपेट खाना खाया। अब माँ और बेटी सोफे पर काली चाय पीते हुए संतुष्ट होकर आराम कर रही थीं। पिताजी, हमारे साथ टीवी देखने आइए, जू यी ने प्यार से पुकारा। अपनी आंख के कोने से रुवान तांग ने रसोई की ओर देखा। जू लाई बड़े ध्यान से बर्तन धो रही थी। ठीक है, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, उसने वापस फोन किया। हालांकि वह इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थी। जू लाई का खाना निजी रसोई से लेकर फैंसी रेस्तरां तक उसके द्वारा अब तक खाई गई किसी भी चीज़ से बेहतर था। हर दिन उसका भोजन उसे आश्चर्यचकित कर देता था। खाना इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? इसके अलावा जू लाई ने लगभग सारा घर का काम संभाला। इससे रुवान तांग को काम में व्यस्त दिन के बाद वास्तव में अपने जीवन का आनंद लेने का समय मिला। टीवी देखते समय अपनी बेटी के साथ गले मिलना जैसी चीजें करना। यह एक तरह का जीवन था जिसके बारे में उसने पहले कभी सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। रुवान तांग को उम्मीद थी कि जू लाई के आने से हर तरह की समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, केवल फायदे थे और कोई नुकसान नहीं था। मुझे अपने साथ पाकर बहुत अच्छा लग रहा है ना? जू लाई ने मुस्कुराते हुए सोफे के दूसरे छोर पर बैठते हुए कहा, जैसे उसने उसके मन को पढ़ लिया हो। तुम बहुत घमंडी हो, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, रुवान तांग ने सख्त चेहरा दिखाते हुए जवाब दिया। उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। जू लाई ने अपना सिर हिलाया, अपनी बेटी द्वारा दिया गया चाय का कप लिया और टीवी पर चल रही कॉमेडी को खुशी से देखना शुरू कर दिया। अंधेरी रात में जू यी की हर्षित हंसी की आवाज़ खिड़की से गुजर रही थी। पृथ्वी पर जीवन सामान्य हो सकता है, लेकिन ये गर्म था और जू लाई बहुत संतुष्ट थी। वैसे हम कल सुबह अपने माता पिता से मिलने जाएंगे, रुवान तांग ने अचानक कहा। आपने फैसला कर लिया है? मम मुफ्त वेब उपन्यास होम अजय पिता अध्याय 24 में यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ _1। अजय पिताजी, अध्याय 24 में यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ _1। पिछला अध्याय।
अगला अध्याय, अध्याय 24 में यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ _1। गुरुवार को बादल छाए रहे। आज का बादल तूफानी बादल था। अपने किंडरगार्टन कक्षा के रास्ते में कियान जियो ने कहा, बड़ी बहन येई, अंकल जू ने कहा कि क्लाउड कैंडी पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बिजली की तरह हैं। अपनी ओर देखो, ऐसे अभिनय कर रहे हो जैसे तुमने कभी दुनिया देखी ही नहीं, जू यी ने उसे अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। हे, कियान जियाओ कैंडी को चबाते हुए हंसा और ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसके मुंह में बिजली कड़कती और कौंधती हुई प्रतीत हो रही थी। अजीब अनुभूति ने कियान जियो को कंपा दिया। उसके चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति फैल गई। बड़ी बहन यी, ये तूफान बादल कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। यह विद्युतीय एहसास पहले प्यार के स्वाद जैसा है। दुनिया में क्या? कियान जियाओ अपनी बड़ी बहन के नेतृत्व का पालन करने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गया। बड़ी बहन यी का अनुसरण करें। खाने के लिए कैंडी है। हाँ, तूफानी बादल सफ़ेद बादलों की तुलना में कहीं अधिक स्वादिष्ट होते हैं। तारांकन, जूलाई को उसके माता पिता पर अच्छा प्रभाव डालने में मदद करने के लिए रुवान तांग उसे बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान में ले गया। इसके बाद वे एक डिज़ाइनर ब्रांड स्टोर में गए, जहां उसने उसके लिए कुछ परिपक्व सम्मानजनक पोशाकें चुनने की योजना बनाई। जूलाई अपनी पत्नी के साथ खरीदारी की नवीनता का आनंद ले रहा था और उसे यह बिल्कुल भी थका देने वाला या उबाऊ नहीं लगा। रुवान तांग ने जूलाई के लिए 3 पोशाकें चुनते हुए कहा, ये सेट और यह सेट। इन सब को लपेट दो। जूलाई ने मूल्य टैग पर नजर डाली। सबसे सस्ती पैंट की जोड़ी लगभग 5000 की थी। वह स्तब्ध रह गया। इतना महंगा? करों से पहले उनका मासिक वेतन केवल 10,000 था। जाओ, नए कपड़े पहन कर देखो। रुवान तांग ने जूलाई को फिटिंग रूम में धकेल दिया। जब वह बाहर आया तो वह एक पल के लिए रुक जाने से खुद को नहीं रोक सकी। घर पर जूलाई हमेशा बहुत कैजुअल रहती थी, एक सादा शर्ट, बीच शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप। अब उसे औपचारिक पहनावे में देखकर वह बिल्कुल अजनबी लग रहा था। किसी व्यक्ति की आभा नकली नहीं हो सकती। जूलाई की आंखें अविश्वसनीय रूप से गहरी थीं, इतनी गहरी कि एक नज़र में ऐसा लगता था जैसे यह आपको अपनी ओर खींच सकती है। क्या यह आपके दिल के धड़कने का एहसास है? जूलाई ने रुवान तांग के कान के पास झुकते हुए फुसफुसाया। रुवान तांग वापस होश में आ गई। घबराकर उसने उसे दूर धकेल दिया और गुस्से से कहा, मिस्टर जू, कृपया अपना ध्यान रखें। पुरुषों और महिलाओं को उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। हालांकि मैंने तुम्हें चूमा नहीं। जूलाई, क्या तुम्हें मुझे चिढ़ाने में मजा आ रहा है? रुवान तांग ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे एक पल के लिए मूर्ख बनाया गया था। यह आदमी अभी भी पूरा दुष्ट है। जूलाई असहाय थी। क्या मेरी पत्नी हमेशा इतनी ही गंभीर रहती है? रुवान तांग ने चिंतित भाव से कहा, जब आप मेरे माता पिता से कभी कभार मिलें तो कुछ भी मूर्खतापूर्ण न कहें। और आप जो भी करें, इस तथ्य को सामने न आने दें कि हमारे पास नकली विवाह है। मैं समझता हूँ, जूलाई ने गंभीरता से उत्तर दिया। एक बार सब कुछ तैयार हो जाने के बाद रुवान तांग और जूलाई बैठक के लिए रवाना हो गए। मिलन स्थल समुद्र के किनारे बना एक चायखाना था। वातावरण शांत था और इसकी प्राचीन स्थापत्य शैली ने सुंदरता का स्पर्श जोड़ा। एक शब्द द्वारा निर्देशित होकर वे दोनों एक निजी कमरे में दाखिल हुए। चाचा चाची। दरवाज़ा खोलने पर रुवान तांग आश्चर्य से चिल्लाया, यह आप दोनों क्यों हैं? मेरे माता पिता कहाँ हैं? जूलाई ने पलट कर देखा। अंकल रुवान किंगशान के बाल बहुत कम थे, लगभग खत्म हो गए थे, और जबकि उनके कपड़े ढीले थे, वे उनके मोटे पेट को छिपाने में विफल रहे। आंटी सॉन्ग आर्यू, हालांकि 50 की उम्र में थी, लेकिन उनके नैन नक्श नाजुक थे। ये देखना आसान था कि वह अपनी युवावस्था में एक सुंदर महिला थी। रुवान किंगशान ने अपना चाय का कप नीचे रखा और एक तेज ठंडी सांस भरी। क्या हमें देखकर निराशा हुई? नहीं, रुवान तांग ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा। सॉन्ग आर्यू ने धीमी आवाज में कहने से पहले जूलाई को सिर से पांव तक जांचा। जाओ, बैठ जाओ। हेलो अंकल। हेलो आंटी। जूलाई ने सीट पर बैठने के बाद रुवान तांग के पास मौजूद छोटा सा उपहार रखते हुए कहा, मेज पर तैयार। सॉन्ग रू ने अपने चेहरे पर अहंकार को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो आप जूलाई हैं। हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपने व्यवसाय के बारे में बताएं। मैं एक साधारण परिवार से आता हूं। मैं वर्तमान में एक स्कूल डॉक्टर के रूप में काम कर रहा हूं, जूलाई ने उत्तर दिया। एक साधारण परिवार। निराश होने के बजाय सोंग रू के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। यह एकदम सही है चाची, आपका इससे क्या तात्पर्य है? रुवान तांग ने पूछा। उसके मन में पूर्वाभास की भावना घर कर रही थी। मुझे पता है कि वह लड़की रुवान लैंग कल आपसे गुप्त रूप से मिलने आई थी, सोंग रू ने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा, जैसे खुद से बात कर रही हो। रुवान तांग की अभिव्यक्ति बदल गई। चिंता मत करो, उसने शायद तुम्हें बताया था कि उसकी सगाई होने वाली है ना? सोंग रू ने लापरवाही से कहा। आपकी बहन ने अपने लिए अच्छा किया है।
उसने हैंगचेंग के फैंग परिवार का ध्यान आकर्षित किया है। अगले महीने उसकी सगाई उनके दूसरे युवा गुरु फैंग चेंग से होगी। हैंगचेंग का फैंग परिवार, दूसरा युवा मास्टर फैंग चेंग। रुवान तांग को अचानक कुछ याद आया और उसने उत्सुकता से कहा, फैंग चेंग के साथ कई साल पहले एक कार दुर्घटना हुई थी और वह बेहोश हो गया था। वह तब से एक अस्पताल में है और विशेषज्ञों का कहना है कि वह कभी नहीं उठेगा। माँ और पिताजी इस शादी के लिए क्यों सहमत होंगे? अपना मुंह बंद करें, सॉन्ग आरयू ने जोर से डांटा। दूसरा युवा मास्टर फैंग केवल अस्थायी कोमा में है, वह निश्चित रूप से जाग जाएगा। फैंग परिवार में शादी करना रुवान लैन के लिए एक आशीर्वाद है। हमें सहमत क्यों नहीं होना चाहिए? रुवान क्विंगशान ने कहा, यह सही है। फैंग परिवार हैंगचेंग में एक शीर्ष स्तरीय दिग्गज परिवार है जो एक रियल एस्टेट दिग्गज है। फैंग परिवार ने वादा किया था कि सगाई के बाद वे रुवान परिवार को रियल एस्टेट बाजार में उतरने और पाई का एक टुकड़ा पाने में मदद करेंगे। एक और व्यावसायिक गठबंधन विवाह। रुवान तांग का सुंदर चेहरा गुस्से से ठंडा था। मैं इस शादी से सहमत नहीं हूं। फैंग परिवार स्पष्ट रूप से मेरी बहन को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। मैं यहां आपके साथ इस पर चर्चा करने के लिए नहीं हूं। इसके अलावा आपके दादाजी ने व्यक्तिगत रूप से इस शादी का आयोजन किया था, सोनब्रू ने रुकने से पहले कहा, उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। मैं आज एक और मामले के बारे में आया हूं। मैंने सुना है कि आपने हाल ही में हुआशान कंपनी के साथ एक बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, 5 साल पहले आपके घोटाले के कारण रुवान परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मेरा मानना है कि आपको अपनी कंपनी रुवान परिवार को निःशुल्क हस्तांतरित कर देनी चाहिए। सोंगरू के शब्दों ने रुवान तांग को गुस्से से कांपने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसकी बहन उस दिन बोलने में इतनी झिझक क्यों रही थी। वह ये भी समझ गई कि उसके माता पिता उसके चाचा और उसके परिवार को भेजकर क्यों नहीं आए। रुवान टैंग, ये शेयर ट्रांसफर समझौता है, इस पर हस्ताक्षर करें, सोंगरू ने कहा, अपने पास से एक दस्तावेज निकाला और उसे रुवान टैंग के सामने मेज पर फेंक दिया। क्या कंपनी ट्रांसफर करना दादाजी का फैसला है, मेरे माता पिता का फैसला है, या सिर्फ आपका फैसला है, चाची? रुवान तांग ने अपने गुस्से को दबाते हुए गुस्से से पूछा। फर्क पड़ता है क्या? सोंग आरयू ने अधीरता से उत्तर दिया। ये बहुत मायने रखता है। यह मेरा निर्णय है, सोंगरू ने कहा, फिर झूठी ईमानदारी से जोड़ा, लेकिन रुवान तांग, मेरे प्रिय, तुम्हारी चाची यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है। अब तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारा ध्यान अपने परिवार पर होना चाहिए। मेरा बेटा अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटा है। वह तुम्हारी कंपनी को प्रबंधित करने में सक्षम है, जो तुम्हें इसे दिवालियापन में बदलने की परेशानी से भी बचाएगा। चाची, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखें और मुझे बताएं कि आप वास्तव में मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। रुवान क्विंगशान का चेहरा सख्त हो गया। वह आपकी अपनी हाड़ मांस की मौसी है। क्या वह सचमुच आपको नुकसान पहुंचाएगी? सोंगरू ने आह भरी। भूल जाओ, किंगशान, रुवान तांग अभी भी छोटी है। वह हमारे अच्छे इरादों को नहीं समझती। वह किसी दिन इसे समझ जाएगी। रुवान तांग इतनी क्रोधित थी कि वह अवाक रह गई। ये सोंगरू का विचार था कि मुझे परिवार से निकाल दिया गया और रुवान घर से बाहर निकाल दिया गया। और अब वह उस कंपनी को लेना चाहती है जिसे बनाने में मैंने 5 साल से अधिक समय तक अपना खून, पसीना और आंसू बहाए, और उसे सौंपना चाहती है बिना कुछ लिए मेरे चचेरे भाई को सौंप दिया। मैं यह आपके भले के लिए कर रहा हूं का क्या बोझ है? जूलाई, जो पूरे समय चुप थी, अचानक हंस पड़ी। उसकी मुस्कान ठंडी थी, वास्तव में एक सच्ची चाची। रुवान टैंग, क्या ये वही कमीना है जिसे तुम अपने साथ लाए हो? कितना व्यंग्यात्मक लहजा है। रुवान किंगशान ने मेज पर अपना हाथ पटक दिया और ठंडे स्वर में मांग की। यदि आप इतनी प्रिय चाची हैं, तो आप फैंग परिवार को रुवान लैन क्यों बेच रहे हैं? जूलाई की नज़र उन पर पड़ी, बर्फ की तरह तेज। मुझे लगता है कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसे अपना बाकी जीवन विधवा के रूप में जीना पड़े, है ना? उस भूलने से रुवान किंगशान की खोपड़ी में चुभन हुई और वह भयभीत हो गया। इस बच्चे को कैसे पता चला कि हम ही थे जिन्होंने फैंग परिवार से संपर्क किया और इस शादी में मध्यस्थता की? किंगशान, इस हारे हुए व्यक्ति पर अपनी सांस बर्बाद मत करो, सोंगरू ने जूलाई की ओर घृणा से इशारा करते हुए कहा। तुम बाहर निकलो। रुवान परिवार के मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मुफ्त वेब उपन्यास होम इनविंसिबल डेड चैप्टर 25। लोग बहुत लालची मत बनो _1। अजय पिताजी। अध्याय 25। लोग बहुत लालची मत बनो _1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 25। अध्याय 25। लोगों, बहुत लालची मत बनो _1। वह कोई आवारा नहीं है, न ही वह कोई अजनबी है। वह मेरा मंगेतर है, जूलाई। रुवान तांग की अभिव्यक्ति बर्फीली थी क्योंकि उसने प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, इसके अलावा मैं कंपनी का हस्तांतरण नहीं करूंगी, न ही मैं अपनी बहन को फैंग चेंग से शादी करने की अनुमति दूंगी। तुम बदमाश हो, रुवान किंगशान ने गुस्से में कहा। तुम कृतघ्न अभागे।
रुवान परिवार ने तुम्हें इतने वर्षों तक पाला है और तुम एक भी कंपनी से अलग नहीं हो सकते। रुवान टैंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी सराहना नहीं करोगे। तुमने मुझे बहुत निराश किया है, सोंगब्रू ने शांत भाव से कहा। लेकिन रुवान लैन की फैंग परिवार में शादी तय हो गई है, इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको कंपनी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, अन्यथा अपनी चाची को हृदयहीन होने के लिए दोष न दें। चलो चलें, जूलाई। रुवान तांग को हर अतिरिक्त सेकंड रुकने पर मतली महसूस होती थी। वह खड़ी हुई और जाने के लिए तैयार जूलाई को खींच लिया। उस छोटे कमीने का नाम जू यी है, ठीक है, सोंगब्रू ने अचानक कहा। गैलेक्सी किंडरगार्टन की छुट्टी दोपहर 5:30 बजे होती है। रुवान तांग चारों ओर घूम गया और सोंग आर्यू पर खंजर घूरने लगा। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सड़कें संकरी हैं और कारों से भरी हुई हैं। ये काफ़ी हद तक संभव है कि कोई दुर्घटना हो और 1 या 2 बच्चे उसकी चपेट में आ जाएं, है ना? सोंग आर्यू रुका, फिर बोला, वैसे किंगशान, मैंने सुना है कि हाल ही में कई बच्चे लापता हो गए हैं। वास्तव में, रुवान किंगशान ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। भतीजी, तुम्हें अपने बच्चे पर ध्यान से नज़र रखनी चाहिए। किसी भी बुरे व्यक्ति को अवसर का लाभ न उठाने दें। रुवान तांग गुस्से से कांप उठा। तुम लोग घृणित हो। रुवान तांग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपके चाचा केवल आपकी तलाश कर रहे हैं, सोंगब्रू ने मजाकिया लहजे में अपनी ठुड्डी उठाते हुए कहा। वैसे, क्या आप अनुबंध पर पुनर्विचार करना चाहेंगे? मैं हस्ताक्षर करूंगा। रुवान तांग ने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि खून का एक निशान बाहर निकल आया। उसने कलम उठाए और झट से अपना नाम लिख दिया। तुम लियाई को छूने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा और तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, यहाँ तक कि भूत बनकर भी नहीं। रुवान तांग पहले ही एक बार अपनी बेटी को खो चुकी थी, वह उसे दूसरी बार खोना सहन नहीं कर सकी। यही उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हा, रुवान किंगशान और सोंगब्रू ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। आशा के अनुसार, रुवान तांग की कमजोरी उसकी बेटी है। जूलाई बिना किसी हस्तक्षेप के चुपचाप सब कुछ होते देखता रहा। उन्होंने सोंगब्रू और रुवान किंगशान पर गहरी नज़र डाली। मुझे आशा है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा, और मुझे निश्चित रूप से आशा है कि आप रुवान टैंग को कंपनी वापस देने की भीख नहीं मांगेंगे। सोंग आर्यू ने सूंघा। एक बार कोई चीज़ आपकी जेब में आ जाए तो कौन इतना मूर्ख होगा कि उसे वापस निकाल ले। चाय घर से निकलने के बाद रुवान तांग स्टीयरिंग व्हील पर फिसल गई, उसके कंधे कांप रहे थे। धीरे से उसकी पीठ थपथपाने से पहले जूलाई एक पल के लिए झिझकी। आगे बढ़ो और रो, एक बार जब तुम ये सब बता दोगे तो तुम्हें बेहतर महसूस होगा। जूलाई, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे डर है कि यी को कुछ हो जाएगा। मैं उसे एक उचित परिवार नहीं दे सकती या उसे सुरक्षित भी नहीं रख सकती। मैं बहुत बेकार हूँ। रुवान टैंग ने उसके शब्दों पर गला घोंट दिया। उसकी आत्मग्लानि जूलाई के दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। जूलाई ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, कोई भी यी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और कोई भी हमारे परिवार से एक पैसा भी नहीं ले सकता। उन्हें ब्याज सहित यह सब उगलने के लिए मजबूर किया जाएगा। मूर्ख मत बनो, मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी बेटी सुरक्षित और स्वस्थ बड़ी हो, रुवान तांग ने लगातार अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हालांकि रुवान परिवार ने अपना पूर्व प्रभाव खो दिया था, एक मरता हुआ ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा है। वह संभवतः अपने चाचा के परिवार के खिलाफ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, जिस पर उसके दादा का पूरा भरोसा था। उसने अपनी आंखों के कोनों को थपथपाया और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मुझे खेद है, मैंने अपना आपा खो दिया। क्या आप मुझे एक पल के लिए अकेले रहने का समय दे सकते हैं? ठीक है, जूलाई ने सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गई। रुवान तांग को कुछ जगह दो। सड़क के किनारे खड़े होकर उसने अपना फ़ोन निकाला और सू दाई को फ़ोन किया। उसने लगभग तुरंत उत्तर दिया। उसकी आवाज़ सम्मानजनक थी। मिस्टर जू, मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए कुछ करें। कृपया मुझे बताओ। सू दाई तुरंत ऊर्जावान हो गईं। वह पहले ही अपना मन बना चुकी थी। जूलाई का अनुरोध चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वह इसे पूरा करने के लिए सू परिवार की पूरी शक्ति का उपयोग करेगी। इस दुनिया में चुकाना सबसे कठिन चीज़ पैसा नहीं है, यह एक उपकार है। और जूलाई जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का उपकार वास्तव में अमूल्य था। अपनी योजना बताने के बाद जूलाई ने कॉल समाप्त कर दी। क्या आप मेरी पत्नी का साथ चाहते हैं? ठीक है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका बेटा इसे लेने के लिए फिट है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके भाग्य में इसके लिए योग्यता है या नहीं। लोगों को ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे अपनी ही असीमित इच्छाओं में फंस जाएंगे, यहाँ तक कि पीछे हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। जूलाई ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखें सर्दी की हवा की तरह ठंडी हो गईं। ... रुवान फैशन डिज़ाइन कंपनी लिमिटेड। सोने की रिम वाला चश्मा पहने एक युवक ने राष्ट्रपति के कार्यालय का निरीक्षण किया। उसकी मुस्कुराहट लगभग उसके कानों तक फैली हुई थी। अब से ये कंपनी मेरी है।
रुवान जिन ने आत्मविश्वास से भरपूर घोषणा की। उसने केवल अपने माता पिता से अपनी ईर्ष्या का उल्लेख किया था, कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में इसे दूर कर सकते हैं। रुवान जिन ने पास खड़े क्रोधित दिखने वाले सचिव की जांच की तो उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। हालांकि रुवान तान की कंपनी छोटी थी और एक बार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी, हुआशांग के साथ अनुबंध ने 30 मिलियन से अधिक की रूढ़िवादी वार्षिक आय की गारंटी दी। यह मुफ्त पैसे की तरह था। रुवान परिवार को अपने सभी आकार और विविध व्यवसायों के लिए केवल 50 से 60 मिलियन का वार्षिक शुद्ध लाभ था। इसके अलावा रुवान तान के लगभग सभी कर्मचारी महिलाएं थीं और उनमें से अधिकतर सुंदरियां थीं। रुवान जिन को लगा कि उनका भविष्य अकल्पनीय रूप से आनंदमय होने वाला है। 25 वर्ष से कम उम्र की कंपनी में सभी एकल महिला कर्मचारियों की एक सूची संकलित करें। रुवान जिन ने सचिव की ओर देखने के लिए अपनी ठुड्डी उठाते हुए आदेश दिया। सूची में अपनी जानकारी जोड़ना न भूलें। आप समझ गए कि मेरा क्या मतलब है, ठीक है? सचिव इतनी क्रोधित थी कि वह चीखना चाहती थी। सिर्फ 10 मिनट पहले यह आदमी कंपनी में घुस आया था और दावा किया था कि उसके सभी शेयर और उसके कानूनी प्रतिनिधि बदल दिए गए हैं। पहले तो उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। राष्ट्रपति रुवान को फोन करने के बाद ही उन्हें पता चला कि यह वास्तव में सच था। तुम्हारे सपनों में मैंने छोड़ दिया, मैं यह नहीं कर रहा हूं, सचिव चिल्लाया। उसे अपना गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में फोल्डर को डेस्क पर पटक दिया। छोड़ना, रुवान जिन ने धीरे से कहा। ठीक है, छोड़ो, मैं बस अचानक 10 भाग्यशाली कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दूंगा और मैं उन्हें सच बताना सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें आपकी वजह से निकाला गया था। आप? सचिव इतना क्रोधित हुई कि वह रोने लगी। वह अकेली थी और उसे केवल अपना ख्याल रखना था, लेकिन उनके कई सहकर्मियों के परिवार और बच्चे थे। बंधक और कार ऋण का तो जिक्र ही नहीं किया गया। ईस्ट सी सिटी जैसे प्रथम श्रेणी के महानगर में अपनी नौकरी खोना, क्या यह उनके लिए मौत की सजा नहीं होगी? यहाँ आओ, मेरे कंधों की मालिश करो। रुवान जिन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और अपने चमड़े के जूते डेस्क पर रख दिए। उनकी मुस्कुराहट से द्वेष झलक रहा था। अपने दांत पीसते हुए सचिव के पास अपने सहकर्मियों को परेशानी में डालने से बचने के लिए अनिच्छा से आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उसी समय कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक हुई। रुवान जिन ने अधीरता से कहा, ये कौन है? एक कर्मचारी ने उत्तर दिया, ये हुआशांग का अध्यक्ष है। रुवान जिन जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हुआ। उन्होंने विदेश में फैशन डिज़ाइन का अध्ययन किया था और घरेलू फैशन उद्योग के नेता हुआशांग पर करीब से ध्यान दिया था। उन्होंने विशेष रूप से इसके अध्यक्ष वू शांग की प्रशंसा की। वू शांग लगभग 50 वर्ष के थे और उन्हें फैशन जगत का वॉरेन बफेट माना जाता था। वह एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से कभी भी घाटे का सौदा नहीं बनाया। व्यापार अध्यक्ष वू, कृपया अंदर आएं, रुवान जिन ने उत्साहित मुस्कान के साथ कहा। आप कौन हैं? वू शांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं रुवान जिन हूँ, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैं रुवान के फैशन डिज़ाइन का वर्तमान प्रमुख हूँ। और मिस रुवान टैंग के बारे में क्या? वू शांग ने पूछताछ की। रुवान जिन ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा, उसने अपने सारे शेयर मुझे बेच दिए हैं। अगर यह कंपनी के व्यवसाय से संबंधित है तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। ओह, बहुत अच्छा, वू शांग ने शांति से कहा। आप उस सहयोग अनुबंध के बारे में जानते हैं जिस पर आपकी कंपनी हमारे साथ बातचीत कर रही थी, सही है? बिल्कुल, रुवान जिन अंदर से खुश था। वह अनुबंध ही उसके यहाँ आने का संपूर्ण कारण था। अनुबंध मुद्रित है और आपकी पुष्टि और हस्ताक्षर के लिए तैयार है। जैसे ही वू शांग ने बोलना समाप्त किया, उनके पीछे के वकील ने 2 प्रतियां दी। उत्कृष्ट, रुवान जिन ने हस्ताक्षर करने के लिए एक कलम उठाया लेकिन वू शांग ने उसे रोक दिया। राष्ट्रपति रुवान, कृपया पहले अनुबंध की सामग्री की समीक्षा करें। रुवान जिन ने पहले ही उस वकील को रिश्वत दे दी थी जिसने रुवान तांग के लिए अनुबंध पर बातचीत की थी, इसलिए वह पहले से ही सामान्य शर्तों से परिचित था। अपने नाम पर हस्ताक्षर करने और अपने अंगूठे का निशान जोड़ने से पहले उन्होंने लापरवाही से कुछ पन्ने पलटे। हंसते हुए उन्होंने कहा, अध्यक्ष वू, यहाँ एक सुखद सहयोग है। जहाँ तक हमारे सहयोग की बारीकियों का सवाल है, लेडी रुवान ही हमारे साथ उन पर चर्चा करेंगी। वकील ने अनुबंध लेते समय शांत भाव से कहा। आपका क्या मतलब है? रुवान जिन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। क्या आपने अनुबंध नहीं पढ़ा? वकील ने हैरानी जताते हुए पूछा। रुवान जिन ने अनुबंध के पन्ने दर पन्ने पलटना शुरू कर दिया, उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। सबसे पहले उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी, लेकिन धीरे धीरे ये बदसूरत होती गई जब तक कि यह पूरी तरह से गप। मुफ्त वेब उपन्यास होम अजय पिताजी अध्याय 26 नई शिकायतें और पुरानी नफरतें _1। अजय पिताजी अध्याय 26 नई शिकायतें और पुरानी नफरतें _1। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, अध्याय 26 नई शिकायतें और पुरानी नफरतें _1। धमाका, अविश्वसनीय रूप से बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ रुवान जिन ने अपने दांत पीसते हुए अनुबंध को जमीन पर पटक दिया।
इस साझेदारी के लिए रुवान तांग अनिवार्य शर्त क्यों है? 30 मिलियन मूल्य के इस अनुबंध में एक बहुत ही अस्पष्ट पूरक खंड शामिल था। इसमें यह निर्धारित किया गया कि दोनों कंपनियों के बीच सहयोग केवल रुवान तांग को इसके मूल के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि रुवान टैंग ने कंपनी छोड़ दी या परियोजना में भाग नहीं लिया, तो रुवान गारमेंट कंपनी को अनुबंध के उल्लंघन के लिए अनुबंध के मूल्य के बराबर जुर्माना देना होगा। दूसरे शब्दों में, अब जब रुवान तांग को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, तो न केवल वे इस अनुबंध से 1% भी कमाने में असफल रहेंगे, बल्कि रुवान जिन को 30 मिलियन हर्जाना भी देना होगा। रुवान जिन ने गुस्से में कहा, मैं इन शर्तों से सहमत नहीं हूं। ये और कुछ नहीं बल्कि एक अत्याचारी धारा है। वकील ने गंभीर स्वर में कहा, अनुबंध काले और सफ़ेद रंग में है। कृपया अपनी कंपनी को उसकी शर्तों के अनुसार कार्य करने को कहें, नहीं तो हम तुम्हें अदालत में देखेंगे। उन्हें अदालत में देखें। रुवान जिन ठंडे पसीने से भीग गया था। तभी रुवान किंगशान और सोंगरू कंपनी में पहुंचे। अपने बेटे की परेशान अभिव्यक्ति देखकर उन्होंने चिंता से पूछा, बेटा क्या हुआ? रुवान जिन ने स्थिति बताई और सोंगरू तुरंत हतप्रभ रह गया। रुवान किंगशान अपेक्षाकृत शांत रहे। उसने तुरंत एक वकील मित्र को फ़ोन किया और उसे अनुबंध की तस्वीरें भेजीं। लेकिन उन्हें जो उत्तर मिला वह विनाशकारी था। अनुबंध वैध था। इसके अलावा कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि और अनुबंध के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में रुवान जिन जिम्मेदारी से बच नहीं सकते थे। पिताजी, माँ, हम क्या करें? रुवान जिन पूरी तरह से घबरा गया था। 30 करोड़ रुवान परिवार के नाम के तहत सभी कंपनियों के लिए यह आधे साल का शुद्ध लाभ था। हालांकि रुवान किंगशान रुवान परिवार की मुख्य शाखा से थे और कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर थे, फिर भी उन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए गुप्त रूप से सार्वजनिक धन की हेराफेरी की। लेकिन चूंकि बूढ़ा आदमी अभी मरा नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा बेशर्म होने की हिम्मत नहीं की। अधिक से अधिक वह कुछ मिलियन जेब में डालने में कामयाब रहा था। ये 30 मिलियन की खगोलीय राशि के आसपास भी नहीं था। बेटा, घबराओ मत, रुवान किंगशान ने गहरी आवाज में कहा। जब तक हम रुवान तांग को साझेदारी में भाग लेने के लिए कंपनी में वापस लाते हैं, ये ठीक रहेगा। सही है। सोंगरू को अचानक एहसास हुआ। चलो उसे वापस ले आओ। रुवान जिन को चिंता हुई, क्या होगा अगर रुवान तांग ने वापस आने से इनकार कर दिया? फिर सोंगरू आत्मविश्वास से मुस्कुराया। चिंता मत करो, हम उस पर हावी हैं। वह संभवतः मना नहीं कर सकती। निसंदेह उत्तोलन जू ही का था। चूंकि यह मामला है, वुशांग ने शुरू किया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। मुझे आशा है कि हमारे बीच सुखद सहयोग रहेगा। बोलने के बाद वुशांग ने कंपनी छोड़ दी और अपनी कार से कॉल किया। मेरी प्यारी लड़की, ये हो गया। ये रुवान तांग वास्तव में कौन है कि वह इस लायक है कि आप उसकी मदद के लिए इतना खर्च करें? धन्यवाद अंकल। वो सू दाई मुस्कुराई, लेकिन उसने उसके दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जवाब न मिलने पर वुशांग निराश नहीं हुए और उनका लहजा स्नेहपूर्ण रहा। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे पास समय हो तो घर पर आना। तुम्हारी चाची तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं। बेशक अंकल। वो सुदाई आकर्षक ढंग से हंसी और आलस्य से आगे बढ़ने से पहले फोन रख दिया। जुलाई को सू परिवार के लिए पूज्य बनाए रखने में 30 मिलियन की लागत आई थी। जैसा कि वादा किया गया था, उसने अपने पिता के दोस्त वुशांग से अप्रत्यक्ष रूप से रुवान तांग को पैसे हस्तांतरित करने में मदद करने के लिए कहा था। सू दाई ने शुरुआत में ही वकील को रुवान तांग के बारे में पूरक खंड जोड़ने का निर्देश दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतने सुखद आश्चर्य में बदल जाएगा। हालांकि जुलाई इससे कहीं अधिक चाहता था, लेकिन यह अनुबंध महज एक भूख बढ़ाने वाली चीज थी, एक शुरुआत के लिए रुवान परिवार को निराश करने वाली चीज। जुलाई को संदेश भेजने के बाद सू देई ने ओल्ड जियांगबा और हैंगचेंग और ईस्ट सी सिटी के अन्य अमीर परिवारों से संपर्क करना शुरू किया। तारानकन तारानकन तारानकन। रुवान तांग के घर लौटने के बाद वह एक कुर्सी पर बैठ गई और खाली जगह की ओर देखती रही। हमेशा व्यस्त रहने के कारण उसे अचानक खाली समय परेशान करने वाला लगता था। जुलाई उसके पास बैठा और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सेब छीला। रुवान तांग ने उस पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। उसे अभी किसी भी चीज की कोई भूख नहीं थी। चर्चा चर्चा चर्चा। फोन की घंटी बजी। यह उसके चाचा थे। रुवान क्विंगशान के घृणित चेहरे के बारे में सोचते हुए रुवान तांग ने तुरंत फोन रख दिया। लेकिन एक के बाद एक कॉल आती रहीं और आखिरकार उसने ठंडे भाव से जवाब दिया। रुवान तांग, ये तुम्हारे चाचा हैं, रुवान किंगशान ने आदेशात्मक स्वर में कहा। कंपनी में आओ और अभी काम पर लग जाओ। रुवान टैंग ने उदास चेहरे के साथ फिर से फोन रख दिया। उन्होंने मुझे धमकाने और मेरी कंपनी चुराने के लिए यी का इस्तेमाल किया। अब वे चाहते हैं कि मैं वापस आऊं और मुफ्त में काम करूं। मानो इस दुनिया में इतना प्यारा सौदा मौजूद है। कंपनी कार्यालय में रुवान क्विंगशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर चिल्लाने लगा, वह छोटी कुतिया, उसकी मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? उसे दोबारा बुलाओ। सोंगरू की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। आखिरकार ये 30 करोड़ कमाने बनाम 30 करोड़ खोने का मामला था।
रुवान किंगशान ने फिर से डायल किया, लेकिन व्यस्त सिग्नल सुनने के लिए। उसने स्पष्ट रूप से कॉल को अस्वीकार कर दिया था। लगातार 3 बार ऐसा ही हुआ, और वह इतना क्रोधित था कि वह क्रोधित हो रहा था। रुवान तांग के माता पिता को बुलाओ, सोंग ब्रू ने अशुभ रूप से कहा। तारानकन तारानकन तारानकन। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर जू लाई ने रुवान तांग का फ़ोन बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें बस अपना फ़ोन बंद रखना है, लेट जाना है और अच्छी नींद लेनी है। कल सुबह रुवान क्विंगशान आपसे कंपनी में वापस आने के लिए विनती करेगा। आप बीमार होने और घर पर रहने का दावा कर सकते हैं। 3 दिनों में अधिक से अधिक वे अपने घुटनों पर होंगे और आपसे कंपनी वापस लेने की भीख मांगेंगे। ये कैसे संभव है? उस समय रुवान तांग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हुआशांग ने पहले ही रुवान जिन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया है। हम शर्त कैसे लगाएं? जू लाई ने मुस्कराते हुए कहा, अगर वे कल तुमसे भीख मांगने आएं तो तुम मुझे एक चुंबन देना। जू लाई, रुवान तांग ने उसकी ओर घूर कर देखा। हम अपने अगले भोजन के लिए मुश्किल से चावल खरीद सकते हैं और आप अभी भी मेरा फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा वे हताश हो सकते हैं और यी को चोट पहुंचा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू लाई ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक लंबे विराम के बाद उसने बस इतना कहा, मैं गलत था। रुवान तांग का मूड फिर खराब हो गया। उसकी 5 साल की मेहनत यूं ही छिन गई और उसका दिल बहुत दुखा। जू लाई ने उसे और अधिक सांत्वना देने की कोशिश नहीं की। वह रुवान परिवार को समर्पण करने के लिए अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ये बहुत उबाऊ होता। जू लाई चाहती थी कि रुवान परिवार को पता चले कि सच्ची निराशा कैसी होती है। नई नफरत और पुरानी शिकायतें, अब उन सभी को निपटाने का समय आ गया है। शाम को जू लाई अपनी बेटी को लेने के लिए गाड़ी से गया और उसे घर ले आया। फ़ोन पर अपनी बहन से संपर्क करने में असमर्थ, चिंतित रुवान लैन अपार्टमेंट की ओर भागी थी। आखिरकार उसने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसकी बहन सुरक्षित और स्वस्थ है। मैं आपकी शादी से सहमत नहीं हूँ। रुवान तांग ने अपनी छोटी बहन की ओर घूर कर देखा। आमतौर पर विचित्र रुवान लैन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। बहन, एक व्यक्ति से शादी करना दूसरे से शादी करने के समान है। मैंने स्वयं इसके लिए त्यागपत्र दे दिया है। रुवान तांग ने गुस्से में कहा, लेकिन रुवान परिवार स्पष्ट रूप से आपकी खुशी को सौदेबाजी की चीज़ के रूप में उपयोग कर रहा है। यह एक बड़े परिवार में पैदा होने की मजबूरी है, रुवान लैन ने आकस्मिक भाव से कहा। इसके अलावा माँ और पिताजी पहले ही सहमत हो चुके हैं। रुवान तांग चुप हो गया। जू यी ने रुवान लैन की बाँह पकड़ ली और अपनी नर्म, मधुर आवाज़ में कहा, आंटी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों नहीं करती जिसे आप पसंद करती हैं? रुवान लैन ने जू यी के सिर को थपथपाया। यी, जीवन में कई चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ये तुम्हारी आंटी के लिए उनमें से एक है। पिताजी, कृपया आंटी की मदद करें, जू यी ने जू लाई की ओर उम्मीद से देखते हुए कहा। रुवान लैन ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। यी, जू लाई इसमें मेरी मदद नहीं कर सकती। पिताजी कर सकते हैं, जू यी ने दृढ़ता से कहा। पिताजी निश्चित रूप से आंटी की मदद कर सकते हैं। वह पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। यही सही है। जू लाई मुस्कुराए। मैं कल हैंगचेंग जाऊंगा और इस फैंग परिवार से मुलाकात करूंगा। मुफ्त वेब उपन्यास होम अजय पिताजी अध्याय 27 आप किसे मूर्ख बना रहे हैं _1। अजय पिताजी अध्याय 27 आप किसे मूर्ख बना रहे हैं _1। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, अध्याय 27 आप किसे मूर्ख बना रहे हैं _1। अगले दिन जैसे ही जू लाई अपनी बेटी को गैलेक्सी किंडरगार्टन में ले जाने के लिए तैयार हुआ, उसने नीचे एक काली मर्सिडीज खड़ी देखी। अंदर रुवान चांगकिंग और उनका 3 लोगों का परिवार था। वह छोटी कुतिया रुवान तांग। रुवान चांगकिंग की अभिव्यक्ति ठंडी थी। कल जब उसने रुवान तांग के पिता रुवान परिवार की दूसरी शाखा के मुखिया को फ़ोन किया था, उसके डरपोक भाई रुवान चांगमू ने हकलाते हुए कहा कि उसकी बेटी उसकी कॉल का जवाब नहीं देगी। रुवान चांगकिंग ने अपने बेकार भाई को श्राप दिया, फिर व्यक्तिगत रूप से रुवान तांग को खोजने के लिए सोंगब्रू और रुवान जिन के साथ आने का फैसला किया। लेकिन आखिरकार उनकी मुलाकात सबसे पहले जू लाई से हुई। जू लाई, रुवान तांग को मुझसे मिलने के लिए यहाँ ले आओ। रुवान चांगकिंग ने दरवाज़ा खोले बिना ही कार की खिड़की नीचे कर ली। उसका रवैया ऊंचा था और उसकी निगाहें घमंडी थीं। वह बीमार है और उसे आराम की ज़रूरत है, जू लाई ने उदासीनता से उत्तर दिया। कृपया जाए। जू यी जू लाई के पीछे छिप गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बाहर झांक रही थीं और उसने अपने सामने 3 लोगों को देखा। वह कल ठीक थी और अब बीमार है। आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सोंगब्रू की आंखें गुस्से से चमक उठीं। क्या वह अभी बाहर आ गई है और काम पर चली गई है? हम पहले ही इस जर्जर पड़ोस में आ चुके हैं और अब वह दिखावा कर रही है। वह क्या सोचती है कि वह कौन है? चलो चलें। यी, जू लाई ने अब उन तीनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दूर जाने लगा। रुवान जिन क्रोधित होकर कार से बाहर निकले और जू लाई की ओर चल दिए।
बच्चे, क्या तुमने सुना नहीं कि मेरी माँ ने क्या कहा? हालांकि जू लाई ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। अच्छे से, रुवान जिन की आंखें बर्फीली थीं। वह रुवान परिवार की मुख्य शाखा का सबसे बड़ा बेटा, भावी उत्तराधिकारी था। और यह सुंदर लड़का जो एक महिला पर निर्भर रहता है, मुझे अनदेखा करने का साहस करता है। वह व्यावहारिक रूप से मरने के लिए कह रहा है। लेकिन दिन का उजाला था, इसलिए रुवान जिन ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल नाराजगी से देख सकता था क्योंकि जू लाई और उसकी बेटी धीरे धीरे चले गए। चलो घर चलते हैं, रुवान चांदकिंग ने गंभीर रूप से कहा। क्या? सोंगरू चिंतित हो गया। घर जाओ, अगर हम रुवान तांग को कंपनी में वापस नहीं लाते हैं तो क्या हम सिर्फ पैसा खो देंगे? वह 30 मिलियन है, चांदकिंग। हाँ पिताजी, रुवान परिवार का लगभग सारा पैसा फैंग परिवार में निवेश किया गया है, रियल एस्टेट उद्योग में अपना नाम बनाने की उम्मीद में। भले ही दादाजी मुझ पर विश्वास करते हों, वे शायद ऐसा नहीं करेंगे। रुवान जिन को अपने पिता की योजना भी समझ में नहीं आई। रुवान चांदकिंग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, फैंग परिवार की सेवा में एक मार्शल कलाकार कुछ दिनों में रुवान परिवार में पहुंचेगा। मैंने सुना है कि वह अभी 30 साल का हो गया है। मैंने कल रात ही पिताजी से अनुरोध किया था कि आप रुवान परिवार का प्रतिनिधित्व करें और उनसे संपर्क करें। हवाई अड्डे से रुवान परिवार के निवास तक का मार्ग गैलेक्सी किंडरगार्टन से होकर गुजरता है। रुवान जिन ने उसके माथे पर थप्पड़ मारा। वह अपने पिता की मंशा समझ गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं अब समझ गया पिताजी। अच्छा, रुवान चांदकिंग ने कार की खिड़की घुमाई, शातिराना ढंग से सोचते हुए। रुवान तांग, चूंकि आप बेशर्म होने पर जोर देते हैं, इसलिए हमें निर्दयी होने का दोष न दें। किंडरगार्टन गेट पर अपनी बेटी को छोड़ने के बाद जू लाई सुदेई की कार में चढ़ गया। वह और उसका ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रुवान परिवार को खत्म करने की योजना पर चर्चा नहीं की। मिस्टर जू, सू दाई ने आदरपूर्वक कहा, 8वें मास्टर ने आपके स्वागत के लिए हैंगचेंग में पहले से ही एक होटल बुक कर लिया है। भविष्य में ऐसी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जू लाई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने बस फैंग परिवार से मिलने की योजना बनाई। समझ गया, सू देई ने उत्तर दिया। कार राजमार्ग पर तेजी से दौड़ती हुई दोपहर के करीब ओल्ड जियांगबा द्वारा बुक किए गए आलीशान होटल में पहुंची। मिस्टर जू, बूढ़े जियांगबा ने थोड़ा झुकते हुए कहा। जू लाई ने सिर हिलाया। उसकी नज़र अचानक सैकड़ों मीटर दूर एक स्टेडियम की ओर चली गई, जो शोरगुल वाली भीड़ से गुलजार था। हैंगचेंग एक वार्षिक जैद रखता है प्रदर्शनी जो आधे महीने तक चलती है। आज आखिरी दिन है, इसलिए ये काफ़ी जीवंत है, सू दाई ने समझाया। इसके अलावा फैंग परिवार भी आयोजकों में से एक है। बूढ़ी जियांगबा मुस्कुराई। क्या आप रुचि रखते हैं, श्री जू? हम जाकर देख क्यों नहीं लेते? जू लाई की दिलचस्पी बढ़ी। जैद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा का सार इकट्ठा करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है, चाहे खेती के लिए, कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए या सनी सेटिंग के लिए। बेशक, कई जैड पत्थर आध्यात्मिक जैड के मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित नहीं करते हैं। जैसे ही तीनों स्टेडियम में पहुंचे, सू देई ने नेतृत्व किया। मुख्य द्वार में प्रवेश करने पर उन्होंने कई विक्रेताओं को जमीन पर जेडाइट कच्चे पत्थर रखे हुए देखा, जिनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों तक थी। पत्थरों के काटे जाने की आवाज़ पूरे आयोजन स्थल पर गूंज उठी। कुछ लोग जोर से हंसे, कुछ चुप रहे और कुछ ने आह भरी। हर चेहरे पर एक अलग भावना, मानवीय अनुभव का एक सूक्ष्म रूप दिखाई दे रहा था। श्रीमान जू, अपनी किस्मत आजमाने की परवाह करो, बूढ़ी जियांगबा ने हंसते हुए पूछा। नहीं, धन्यवाद। जू लाई कुछ हद तक निराश थी। एक नज़र में ही उन्हें पता चल गया कि इन पत्थरों के भीतर जैड की गुणवत्ता बेहद कम थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्धता एक सच्चे आध्यात्मिक जैड के 1% से भी कम थी, जिससे वे उसकी नज़र में पूरी तरह से बेकार हो गए। इसके बावजूद ओल्ड जियांगबा ने वातावरण में बहकर 2 कच्चे पत्थरों को चुनने के लिए 300,000 खर्च किए। उन्हें मौके पर ही काट दिया गया, लेकिन हरे रंग का एक भी निशान सामने नहीं आया। हालांकि वह क्रोधित नहीं था, इतनी रकम उसके लिए बाल्टी में एक बूंद थी। सू देई नीचे बैठ गई और पत्थरों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगी। आखिरकार उसने धीरे से आह भरी और इसके खिलाफ निर्णय लिया। वह पत्थर के जुए के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी और उसने इस जुए में शामिल नहीं होने का फैसला किया। अचानक जू लाई ने कहा, वह दूर कोने में। और ये, उसने 3 पत्थरों की ओर इशारा किया, जिनमें से प्रत्येक का आकार लगभग एक सॉकर बॉल के बराबर था। सू देई ने आश्चर्य से जू लाई की ओर देखा, सोच रही थी कि वह इन तीनों के बारे में इतना निश्चित क्यों था। लेकिन एक पल के झिझक के बाद उसने उन्हें खरीद लिया। स्टॉल मालिक ने तिरछी नजरें झुका लीं, उसकी मुस्कान असाधारण रूप से आनंदमय थी। तीनों पत्थरों की कीमत बहुत अधिक थी, कुल मिलाकर 3,700,000। ये कट टू राइज होगा। वास्तविक हो जाओ। यह नहीं होगा। मास्टर फैंग ने पहले ही इस स्टॉल को देख लिया था और एक भी नहीं चुना।
वे सभी स्पष्ट रूप से बेकार हैं। हिस फैंग परिवार से जेड मास्टर। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो शायद ये युवा महिला अपनी शर्त खो देगी। कटान होने को देख दर्शकों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। भले ही सू दाइसू परिवार का मोती थी और उसका अपने कबीले पर कुछ प्रभाव था, उसके व्यक्तिगत खाते का शेष केवल 5 मिलियन था। इसका अधिकतर हिस्सा खर्च करने के बाद वह थोड़ी घबराहट महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बॉस, उन्हें काट दो। आपको मिल गया। बूढ़ा झांग, यहाँ पर। स्टॉल के मालिक ने उसका परिचय देते हुए कहा, यह मेरे पास सबसे अच्छा मास्टर है। वह पूरे 30 वर्षों से कटिंग व्यवसाय में है। बहुत स्थिर हाथ। डरावना बंद करो और पहले ही काट दो, भीड़ ने आग्रह किया, सू दाई से भी अधिक चिंतित। बूढ़ा झांग, लगभग 50 वर्ष का एक ईमानदार मुस्कान वाला व्यक्ति, एक कर्कश ध्वनि के साथ थोड़ा थोड़ा करके काटना शुरू कर दिया। एक आश्चर्यचकित स्वर में चिल्लाया, वहाँ हरा है और रंग अच्छा है। मैं इस पत्थर के लिए 2 मिलियन की पेशकश करूंगा। मिस, क्या आप बेच रही हैं? नहीं बिक रहा, काटते रहो, सू दई ने कहा, उसका दिल खुशी से उछल रहा था। कट। ओल्ड झांग ने उसे स्वीकार किया। जैसे जैसे वह पत्थर को सावधानीपूर्वक काटने लगा, उसकी अभिव्यक्ति और हरकतें और अधिक गंभीर होती गईं। पत्थर के भीतर का दृश्य स्वयं प्रकट हो गया, एक चमकदार गहरा हरा। इससे भीड़ में मौजूद जानकार हौंफने लगे। ये हरा इंपीरियल ग्रीन था। दूसरे और तीसरे को एक ही समय में काटें, सू दई ने आसपास की बातचीत को नजरअंदाज करते हुए उत्साहपूर्वक कहा। वह पहले ही अपने पैसे वापस कर चुकी थी और फिर इस एक टुकड़े से कुछ पैसे वापस कर चुकी थी। स्टॉल मालिक ने जल्दी से दूसरे कटर को बुलाया और 2 पुराने स्वामी एक साथ काटने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि मुफ्त वेब उपन्यास होम अजय पिताजी अध्याय 28 भाग्य _1 पर जुआ। अजय पिताजी अध्याय 28 भाग्य पर जुआ _1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 28 भाग्य पर जुआ _1। अगले 2 जेडाइट खुरदरे पत्थर दोनों एक साथ हरे रंग में प्रकट हुए। वे चमकदार और पारभासी थे। स्पोर्ट्स स्टेडियम के शोर के बावजूद इस विक्रेता के स्टॉल के पास मौजूद सभी दर्शक चुप हो गए। वे बड़ी मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत कर रहे थे, पत्थर काटने की ओर ध्यान से देख रहे थे। पहले कट पर हरा देखना विशेष रूप से अजीब नहीं था, जो मायने रखता था वह अगले कुछ कट थे। जैसे ही उन्होंने कुशल पत्थर काटने वाले को 3 फुटबॉल बॉल के आकार के खुरदरे पत्थरों के पूर्ण रूप दिखाते हुए देखा, दर्शकों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। प्रत्येक टुकड़े ने अपनी मात्रा का कम से कम 1/3 हिस्सा बरकरार रखा, सबसे बड़ा हिस्सा आधा बरकरार रखा। इनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना होगा? 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़। किसी ने सटीक आंकड़ा बताने की हिम्मत नहीं की। हालांकि विक्रेता का दिल बर्फ जैसा ठंडा हो गया, यहाँ तक कि किसी विशेषज्ञ के मूल्यांकन के बिना अपने स्वयं के निर्णय से सर्वोच्च इंपीरियल ग्रीन के इन 3 टुकड़ों की बाजार में कीमत कम से कम 50 मिलियन थी, यदि अधिक नहीं। और उन्होंने इस पूरे अंगर पत्थरों के लिए केवल 50 मिलियन का निवेश किया था। कड़वी हंसी के बाद विक्रेता ने कुछ अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया, फिर बधाई भरी मुस्कान के साथ सू दाई की ओर मुड़ा। पत्थर का जुआ सदैव ऐसा ही होता था। कोई नहीं जानता था कि एक खुरदरे पत्थर के अंदर क्या छिपा है, इसका मतलब रातों रात धन्यपूर्ण बर्बादी हो सकता है। स्टॉल मालिक ने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन किसी ने अपने स्टॉल से सर्वोच्च इंपीरियल ग्रीन काटते हुए देखा तो उनमें जटिल भावनाएं उत्पन्न हो गईं। भीड़ से खरीदारी के प्रस्तावों को नजरअंदाज करते हुए सू दाई ने सम्मानपूर्वक जू लाई की ओर रुख किया। मिस्टर जू, आपके जेड के संबंध में, क्या आप इसे यहाँ बेचने या अपने साथ ले जाने की योजना बना रहे हैं? जू लाई ने सू दाई पर गहरी नजर डाली और लापरवाही से कहा, आपने इसके लिए भुगतान किया। स्वाभाविक रूप से यह आपका है। सू दाई के पास शब्द नहीं थे। भले ही इसे सस्ते में बेचा जाए, फिर भी यह जेडाइट करोड़ों की कीमत का था। क्या वह सचमुच बस उसे ये दे रहा था? इस बीच जू लाई के लिए ओल्ड जियांगबा की प्रशंसा एक अंतहीन नदी की तरह उमड़ पड़ी। अब उसने ठान लिया था कि वह इस महान पेड़ जू लाई से लिपटेगा और उसे कभी जाने नहीं देगा। उसकी उंगली के 3 आकस्मिक बिंदु और 3 इंपीरियल ग्रीन्स प्रकट हुए। कैसी पैनी नजर थी वह। आपने कहा कि फैंग परिवार यहाँ आयोजकों में से एक है ना? जू लाई ने पूछा। हाँ, उनका स्टॉल ठीक बीच में है। उच्च दांव के लिए खेलने का मन है। सू दाई और ओल्ड जियांगबा ने एक दूसरे पर नजरें डाली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जू लाई का क्या मतलब है। चल दर। जू लाई मुस्कुराए और आगे बढ़ी। ... फैंग फैमिली के स्टॉल ने सबसे बड़े और सबसे अच्छे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और क्योंकि वे सर्वोत्तम खदानों से केवल बेहतरीन गुणवत्ता वाले खुरदुरे पत्थर ही बेचते थे, इसलिए यह एक बाजार की तरह सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला, हलचल भरा स्थान भी था। क्या तुमने सुना? अभी क्रिपल्ड लियू के स्टॉल पर उन्होंने एक के बाद एक इंपीरियल ग्रीन के 3 टुकड़े काटे। सबसे बड़ा आधे सॉकर बॉल के आकार का था। धोखा देना बंद करो और अपने पत्थर बेचने के लिए वापस आओ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? रुको, वह वहाँ है, वह आ रही है।
उसने ऊंची एड़ी पहनी हुई है, जेडाइट ले रखी है। हाँ, वह वही है। भीड़ का उत्साह बढ़ता गया। खेल स्टेडियम बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए जब कुछ बड़ा होता था तो खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती थी। सू देई को पहले से ही कई पत्थर जुआ उत्साही लोगों द्वारा जेड मास्टर के रूप में सम्मानित किया जा रहा था। फैंग फैमिली के स्टॉल पर प्रभारी व्यक्ति लगभग 30 साल का एक युवा व्यक्ति था। उनका जन्म नाम जेंगेन था और उन्होंने फैंग परिवार के भीतर एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया था क्योंकि वह एक मार्शल आर्टिस्ट थे। बाद में उन्होंने फैंग परिवार में शादी कर ली और अपना नाम बदलकर फैंगेन रख लिया। अपनी युवावस्था में एक आकस्मिक मुलाकात के बाद वह स्पिरिट स्टोन्स के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। यही कारण है कि उन्हें जेड उद्योग में मास्टर फैंग के रूप में भी जाना जाता था। उसने सू देई को आकार दिया। उसकी अभिव्यक्ति उसकी सुंदरता पर प्रारंभिक आश्चर्य से बदलकर आश्चर्य में बदल गई। वह हैंगचेंग के सू परिवार का मोती है। फिर जब उसने सू दाई के पास और जियांगबा को देखा तो फैंगेन और भी अधिक चौंक गया। वह लियू शहर के 8वें मास्टर हैं। वह यहाँ क्या कर रहा है? हालांकि हैरान होकर फैंगेन ने कोई जरा भी दिखाने की हिम्मत नहीं की और उनका स्वागत करने के लिए जल्दबाजी की। 8वें मास्टर मिस सू। हम बूढ़े जियांगबा में एक शक्तिशाली व्यक्ति का कोई गौरव नहीं था। वह बस मुस्कुराया और जू लाई से आधा कदम पीछे अपनी जगह पर गिर गया। सू देई ने वैसा ही किया। उसे पार करने की हिम्मत नहीं हुई। प्रतीत होता है कि महत्वहीन आधे कदम की दूरी। इस छोटे से विवरण ने फैंगेन की पुतलियों को थोड़ा सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों हैंगचेंग और लियू शहर में प्रसिद्ध व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने इस अजनबी की बात को टाल दिया। कौन है ये? हम जेड पत्थर खरीदने आए हैं, सू दाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अपने भ्रम को दबाते हुए फैंगेन ने सिर हिलाया और कहा, कृपया आगे बढ़ें। जू लाई की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। इन खुरदरे पत्थरों की गुणवत्ता वास्तव में पिछले विक्रेता के स्टॉल की तुलना में अधिक थी, लेकिन उन्होंने अभी भी उसकी मस्टर पास नहीं की। लगभग 5 सेकंड तक क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद जू लाई ने अचानक अपना पैर पटक दिया। खड़खड़ाहट, जमीन कांप उठी। अपार बल ने बड़े करीने से व्यवस्थित खुरदुरे पत्थरों को हवा में उड़ा दिया। जू लाई के पैरों पर लुढ़के 37 पत्थरों को छोड़कर बाकी सभी पूरी तरह से अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए। शाबाश! कई लोगों ने तालियां बजाईं और उत्साह बढ़ाया। कई महिलाओं की आंखें आकर्षण से चमक उठीं। ये किक एक जादू की चाल की तरह थी। आम आदमी तमाशा देखता है, विशेषज्ञ तकनीक का निरीक्षण करते हैं। फैंगेन ने जू लाई को गंभीरता से देखा। ये शख्स एक मार्शल आर्टिस्ट भी था। वह किक, छुपी हुई ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग के साथ एक चौथी श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की क्षमता से कहीं अधिक थी। उसे कम से कम 5वीं कक्षा का होना चाहिए। सीनियर, फैंगेन ने आदरपूर्वक पूछा। उसकी खुद की खेती तीसरी कक्षा के चरम पर रुक गई थी। क्या आप ये सब चाहते हैं? मम, जू लाई ने हंसते हुए कहा। क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? ओल्ड जियांगबा और सू देई दोनों ने सिर हिलाया। जू लाई की क्षमता पहले ही देख लेने के बाद उन्हें कोई संदेह कैसे हो सकता है? यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो भुगतान करें। मैं आपको एक बड़ा भाग्य दूंगा, जू लाई ने हल्के से कहा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। फैंगेन झिझक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ पत्थरों पर रख दिए और उन्हें एक एक करके छूने लगा। एक क्षण बाद वह फूट फूट कर मुस्कुराया। वरिष्ठ, हम दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, इनमें से किसी भी पत्थर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। यदि आप इन्हें खरीदते हैं तो आप पैसे खो देंगे। जू लाई थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या आप आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं? फैंगेन ने सिर हिलाया। आमतौर पर केवल एक मार्शल पूर्वज ही इसे समझ सकता है, लेकिन मैंने एक क्षतिग्रस्त स्क्रॉल से एक प्राचीन तकनीक सीखी। यह अविश्वसनीय है, लेकिन ये कभी कभी काम करती है। ओह, जू लाई ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। ये 37 पत्थर कुल 205 मिलियन हैं। आइए इसे पूर्णांकित करें और इसे 200 मिलियन भी कहें। क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आप उन्हें खरीदना चाहते हैं? फैंगेन ने पुष्टि की। ऐसा नहीं था कि आज कोई अमीर ग्राहक नहीं था, लेकिन उनमें से सबसे अमीर भी खुरदरे पत्थर खरीदते समय पत्थर के बाहरी हिस्से की हर परत को बार बार सावधानीपूर्वक जांचते हुए छीलना चाहेंगे। लेकिन जू लाई जैसा एक भी ग्राहक नहीं था जो लापरवाही से 30 से अधिक पत्थर निकालता और उन सभी को खरीद लेता। क्या वह इतना ही धनी और निर्भीक है, या बहुत अधिक पैसे वाला मूर्ख? हम इस समय इतनी नकदी पैदा नहीं कर सकते। हम आपको एक चेक लिखेंगे, सू देई ने निर्णायक रूप से अपनी चेकबुक निकालते हुए कहा। दूसरी ओर बूढ़ी जियांगबा एक पल के लिए स्पष्ट रूप से झिझकी, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए, अपनी चेकबुक निकाली और उनमें से प्रत्येक ने 100 मिलियन का चेक लिखा। इतनी बड़ी खरीदारी ने तुरंत सबका ध्यान खींचा। पत्थर काटने का काम देखने के लिए आसपास भीड़ जमा होने लगी। मिस्टर जू, क्या हम उन्हें काट दें? बूढ़े जियांगबा ने उत्साह में अपने होंठ चाटते हुए पूछा। 100 करोड़! उनके लिए भी यह एक चौंका देने वाली रकम थी। आखिरकार कई 100 मिलियन का मूल्य होना एक बात थी,
लेकिन वह ज्यादातर अचल संपत्तियों में था। यह 100 मिलियन जियांग परिवार की संपूर्ण तरल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बूढ़ी जियांग बा के हाथ थोड़ा कांप रहे थे। यह एक ऐसा जुआ था जब मुफ्त वेब उपन्यास होम अजेय पिताजी अध्याय 29 जो अपमान करते हैं मृत्यु _1 अजेय पिताजी अध्याय 29 जो अपमान करते हैं मृत्यु _1 पिछला अध्याय अगला अध्याय अध्याय 29 जो अपमान करते हैं मृत्यु _1 सू देई ने भी सू परिवार के भविष्य पर दांव लगाया था, लेकिन उन्होंने जूलाई पर बिना शर्त भरोसा किया। आगे बढ़ो और काटो, जूलाई ने कहा। उनके शब्द सुनामी की तरह थे जिसने सभी को सकते में डाल दिया। वे काट रहे हैं 37 पत्थर, कुल 200 मिलियन। वास्तव में कितने के अंदर हरा होगा? मास्टर फैंग ने व्यक्तिगत रूप से उनका निरीक्षण किया। उनमें से किसी में भी जेड का कोई निशान नहीं था। अरे चलो बस इस युवक के ठीक हमारे सामने टूटने का इंतजार करें। फैंगेन ने जूलाई को गौर से देखा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस वरिष्ठ मार्शल आर्टिस्ट में इतना आत्मविश्वास कैसे है। 200 करोड़ किसी के लिए छोटी रकम नहीं थी, लेकिन पैसे चुका दिए गए थे, इसलिए उनके पास कटौती के अलावा कोई चारा नहीं था। दरअसल फैंगेन ने व्यक्तिगत रूप से काटने की मशीन को अपने कब्जे में ले लिया। इससे दर्शकों में सनसनी फैल गई। फैंगेन ने 10 वर्षों में एक भी पत्थर नहीं काटा था, फिर भी आज वह इसे स्वयं कर रहा था। ये सम्मान रुतबे का प्रतीक था। मुझे थोड़ा आराम दीजिए, आप उस महिला और बूढ़े आदमी को नहीं पहचानते। वह सू दाई, सू परिवार का मोती और लियू शहर का 8वां मास्टर है। तेज सांसों का सिलसिला शुरू हो गया और आसपास का शोर कम हो गया। लियू शहर के 8वें मास्टर की प्रतिष्ठा बस इतनी ही महान थी। ये देखकर बूढ़े जियांग बा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और जूलाई को एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। मुझे खेद है श्रीमान जू, मुझे आशा है कि यह कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी। जूलाई ने स्थिति की परवाह न करते हुए बस अपना सिर हिला दिया। पहला खुरदुरा पत्थर तुरंत काटा गया। इससे न केवल हरे रंग का पता चला, बल्कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाला पुराने जमाने का ग्लास प्रकार का जेड था। फिर दूसरा टुकड़ा आया, तीसरा। लगातार 10 पत्थर हरे रंग के दिखाई दे रहे थे और प्रत्येक बिल्कुल बेहतरीन सर्वोच्च गुणवत्ता का नमूना था। पहले हरे पत्थर ने दर्शकों को चौंका दिया, दूसरे ने उन्हें चकित कर दिया, तीसरे ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। जब तक अगले कुछ को काटा गया, वे बस सुन्न हो चुके थे। यहाँ तक कि फैंगेन भी सुन्न हो गया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन पत्थरों का निरीक्षण किया और पाया कि उनमें बिल्कुल भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। दूसरे शब्दों में, उन्हें बेकार स्क्रैप होना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है? बढ़ती घबराहट के साथ फैंगेन ने एक के बाद एक पत्थर काटे। क्षेत्र इतना शांत हो गया था कि आप पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे और माहौल बेहद अजीब था। क्या हो रहा है? कोई तो कुछ कहो। परिणाम क्या हैं? कोई व्यक्ति जो भीड़ में से निकल नहीं सका, पीछे से उत्सुकता से चिल्लाया। उन्होंने बड़ा प्रहार किया। 30 पत्थरों में से 1 या 2 का हिट होना सामान्य बात है। उनमें से सभी 37 हिट थे। सुप्रीम इंपीरियल ग्रीन, सुप्रीम आइस सीड, सुप्रीम उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूछने वाला आदमी चकित हो गया। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? लेकिन जब वह आखिरकार आगे की ओर बढ़ा और उसने जमीन को चमकीले हरे रंग के समुद्र से ढका हुआ देखा, तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। ये सच था। जब तक चकित भीड़ संभली, सू दयाई और अन्य लोग फैंगेन की तरह पहले ही गायब हो चुके थे। उनमें से कुछ ने अपने फ़ोन और कैमरे की जांच करने में जल्दबाजी की। वे पत्रकार थे जो एक बड़े समाचार का खुलासा करने के लिए तैयार होकर वहां पहुंचे थे। तभी उन्हें एक खौफनाक एहसास हुआ। जो वीडियो उन्होंने अभी अभी अपने फ़ोन और कैमरों पर रिकॉर्ड किए थे, वे सभी स्थिर थे, पूरी तरह से देखने योग्य नहीं थे। जूलाई और उनके साथियों को स्टेडियम की दूसरी मंजिल पर एक वीआईपी बॉक्स में ले जाया गया, जो विशिष्ट अतिथियों के मनोरंजन के लिए आरक्षित था। फैंगेन की अभिव्यक्ति अब अविश्वसनीय रूप से जटिल थी। वह जेड मूल्यांकन में जूलाई के कौशल से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे अपने स्वयं के समय परीक्षणित तरीकों पर भी संदेह होने लगा था। आराम करो, आखिरकार हम मिस्टर जू के बारे में बात कर रहे हैं, ओल्ड जियांग बा ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। वह 100 मिलियन युआन का चेक इसके लायक था। मैं आसानी से 200 मिलियन का मुनाफा कमा लूंगा। मिस्टर जू, फैंगेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना हो। उस समय फैंग परिवार के मुखिया फैंग जेंग खबर सुनने के बाद वहां पहुंचे। हालांकि उसका नाम काफी सुंदर था। वह एक मोटा, चौड़े कंधों वाला और तेज आवाज वाला बूढ़ा आदमी था। हा, 8वें मास्टर, आपको मेरे पत्थर जुआ कार्यक्रम में क्या लाता है? और सू परिवार की युवा महिला, आप। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, फैंग जेंग ने तेजी से सांस ली। उसने जूलाई को देखा था। वह ये परिवार के भव्य भोज में उपस्थित थे। उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं, उसकी आवाज़ कांपते हुए बोली, मिस्टर
मिस्टर जू, बूम। फैंग एन को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फट गया हो। आखिरकार उसे याद आया कि उसने परिवार के मुखिया से मिस्टर जू नाम कहाँ सुना था। ये रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट है जिसने हान बुमिंग, तांग यी और यहाँ तक कि विलक्षण ये वुक्सुआन को भी मार डाला। उसकी सीमा कम से कम आधा कदम ग्रैंड मास्टर होनी चाहिए। वास्तव में वह संभवतः एक सच्चा मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है। फैंग एन की सांसें उत्तेजना से तेज हो गईं। वह घुटनों के बल बैठ गया और जोर से घोषणा की, फैंग एन, फैंग परिवार का तीसरी श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट, मार्शल पूर्वज को अपना सम्मान देता है। मार्शल पूर्वज शीर्षक का वजन माउंट ताई जितना भारी था। फैंग जेंग का चेहरा हिल गया। उसने तुरंत इसका अनुसरण किया। मैं मार्शल पूर्वज को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। जू लाई ने अपना मुंह खोला, फिर उसे बंद कर दिया। अच्छा, जो चाहो उस पर विश्वास करो। फैंग एन अब पूरी तरह से समझ गया कि जू लाई द्वारा चुने गए हर पत्थर में शीर्ष श्रेणी की जेड क्यों होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक मार्शल पूर्वज है। वह उपाधि ही चमत्कारों का पर्याय है। आश्चर्यचकित होने की बजाय फैंग एन को अब सम्मान की गहरी भावना महसूस हुई। मार्शल 8, मिस्टर जू, उसने हकलाते हुए कहा, क्या मैं आपके लिए जेड पैक कर दूं? वे उनके हैं, जू लाई ने सू देई और ओल्ड जियांगबा की ओर इशारा करते हुए कहा। सू दाई ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, मिस्टर जू, हम संभवतः ऐसा नहीं कर सकते। हमें केवल अपना प्रारंभिक निवेश वसूलने की जरूरत है। बाकी इसे ले लो, जू लाई ने स्पष्ट रूप से कहा। मेरे पास अभी भी आपके लिए कार्य हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फैंग परिवार को सहायता मिल सकती है? फैंग जेंग का स्वर उत्सुक हो गया। उसने सुना था कि कल से सू देई ने किसी गुप्त उपक्रम के बारे में पूर्वी सागर और हैंगचेंग के प्रमुख धनवान परिवारों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। फैंग परिवार ही एकमात्र बचा हुआ था। फैंग जेंग को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह सब जुलाई से जुड़ा था। आप, ओल्ड जियांगबा ने व्यंग्य किया, आप शादी के बाद मिस्टर जू के रिश्तेदार बनने वाले हैं। कौन आपसे मदद मांगने की हिम्मत करेगा? फैंग जेंग पूरी तरह से चकित था। शादी से रिश्तेदार? अभी भी गूंगा खेल रहा है। आपका बेटा अपनी कार दुर्घटना के बाद से खराब स्थिति में है, बूढ़े जियांगबा ने उसकी ओर तिरछी नज़र से देखते हुए कहा। और मैंने सुना है कि उसकी सगाई होने वाली है। क्योंकि जियांग और फैंग परिवार तुलनीय ताकत के थे, ओल्ड जियांगबा का लहजा पूरी तरह से कुंद था। फैंग जेंग ने भौहें चढ़ा दीं। कुछ महीने पहले ईस्ट सी सिटी का रुवान परिवार फैंग परिवार का पक्ष लेने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने शुरू में मना कर दिया, लेकिन वे लगातार अड़े रहे। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मेरा दूसरा बेटा, जो कि अस्वस्थ अवस्था में है, उसकी देखभाल के लिए एक पत्नी की आवश्यकता है। यदि वे एक बेटी को भेजते हैं तो मैं रुवान परिवार को रियल एस्टेट व्यवसाय में मदद करने के लिए सहमत हो जाऊंगा। वे तुरंत सहमत हो गए और रुवान लैन की एक तस्वीर भी भेजी। मैं उसकी उपस्थिति से काफ़ी संतुष्ट था, इसलिए मैंने व्यवस्था को आगे बढ़ने दिया। एक क्षण रुके रुवान परिवार। फैंग जेंग के माथे पर पसीना छलक आया। अगर उसे ठीक से याद है, जूलाई की पत्नी भी रुवान थी। क्या ऐसा हो सकता है? आपका बेटा जिस महिला से शादी करने वाला है, वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जू की पत्नी की छोटी बहन है, ओल्ड जियांगबा ने धूर्त हंसी के साथ कहा। मुझे यकीन नहीं है कि आप जानबूझकर रुवान परिवार को अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे, या जानबूझकर मिस्टर जू को अपमानित कर रहे थे। फैंग एन अपने घुटनों पर गिर गया, उसके माथे से पसीना बह रहा था। मिस्टर जू, मैं कसम खाता हूं कि हमारे परिवार के मुखिया का ऐसा कोई इरादा नहीं था। कृपया मामले की सच्चाई देखें। मार्शल दाव के मार्ग में कठोर नियम थे। प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार को जूनियर के रूप में द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकार के प्रति सम्मान दिखाना होता था, और एक मार्शल पूर्वज ऊपरी सोपानों से एक मास्टर मार्शल दाव का एक टाइटन था, सभी चिकित्सकों के दिलों में विश्वास का एक प्रतीक। उनका अपमान नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर ज होम इनविंसिबल डेड चैप्टर 30 नॉट लिफ्टेड _1। अजय पिताजी, अध्याय 30 हटाया नहीं गया _1। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, अध्याय 30 हटाया नहीं गया _1। फैंग जेंग भी डर से कांप रहा था। वह मार्शल आर्टिस्ट फैंग एन का बहुत सम्मान करते थे, जिन्होंने उनके परिवार में शादी की थी और अक्सर उनसे बात करते थे। फैंग जेंग ने फैंग एन को मार्शल पूर्वज के महत्व के बारे में एक से अधिक बार बात करते हुए सुना था। अकेले ये वुक्सुआन के साथ, ये परिवार का भविष्य का चरण अब सिर्फ हैंगचेंग नहीं होगा, बल्कि पूरा हुआ देश होगा। इससे यह स्पष्ट था कि एक मार्शल पूर्वज केवल स्थिति का प्रतीक नहीं था, उनके पास एक कबीले को उसके शिखर तक ले जाने की शक्ति थी। लेकिन उनका अपना बेटा, जो अस्वस्थ अवस्था में था, मार्शल पूर्वज की भाभी से शादी करने वाला था। फैंग जेंग अपने आप को घुटनों के बल बैठने से नहीं रोक सका और दुख में विलाप करने लगा। मिस्टर जू, मैं वास्तव में नहीं जानता था कि रुवान लैन आपका परिवार था। ये रुवान किंग शान था, ये सब उसकी व्यवस्था थी। मैं आपसे विनती करता हूँ मिस्टर जू, कृपया फैंग परिवार को छोड़ दें। आप दोनों पहले उठें।
मुझे इस विवाह गठबंधन के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएं, जू लाई ने असहाय महसूस करते हुए कहा। वह बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। ये परिवार को नष्ट करने का एकमात्र कारण ये था कि उन्होंने उसकी निचली रेखा को पार कर लिया था और उसके विपरीत पैमाने को छू लिया था। वह फैंग परिवार को नष्ट करने के किसी इरादे से आज हैंगचेंग नहीं आया था। फैंग एन और फैंग जेंग ने कांपते हुए अपने पैरों पर खड़े होने से पहले एक दूसरे पर नजर डाली। अपने आप को मजबूत करते हुए फैंग जेंग ने पूरी कहानी सुनाई। जब जू लाई को पता चला कि रुवान परिवार रियल एस्टेट बाजार में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन उसके पास संपर्कों की कमी है, और रुवान क्विंगशान ने फैंग जेंग की कठिन मांगों को पूरा करने के लिए ही फैंग परिवार से सक्रिय रूप से संपर्क किया था, जू लाई को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने बस उसे जारी रखने के लिए इशारा किया। बाकी कहानी बहुत सरल थी। रुवान किंगशान ने रुवान लैंग की सभी पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी दर्ज की थी और इसे फैंग परिवार को सौंप दिया था। ये देखकर कि रुवान लैंग कितना असाधारण था, फैंग परिवार के पास स्वाभाविक रूप से मना करने का कोई कारण नहीं था। मुझे खेद है मिस्टर जू, मैं इस विवाह गठबंधन को तुरंत बंद कर दूंगा, फैंग जेंग ने घबराते हुए कहा। और मैं रुवान परिवार के पूरे 90 मिलियन निवेश फंड वापस कर दूंगा। ओह, जू लाई की आंखें चमक उठीं। रुवान परिवार के पास आपके परिवार के साथ 90 मिलियन हैं। हाँ, फैंग जेंग ने जल्दी से समझाया। ये सब उचित माध्यम से किया गया था। ये संयुक्त भूमि खरीद के लिए पैसा है। मैं इसे तुरंत रुवान परिवार को वापस कर दूंगा। नहीं, जू लाई ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पैसे को 10 दिन से लेकर आधे महीने तक मेरे लिए रोक कर रखो। बदले में मैं तुम्हारे बेटे को जगा दूंगा। फैंग जेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या आप गंभीर हैं? मेरा बेटा सचमुच जाग सकता है। बेशक, जू लाई ने आत्मविश्वास से कहा। वह सर्वोच्च सम्राट थे, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसे वह ठीक न कर सके। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति पहले ही मर चुका है, तो वह पुनर्जन्म या कब्जे के लिए अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए निषिद्ध संसार सागर की यात्रा कर सकता है। हालांकि उन अंतिम 2 तरीकों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ तक कि उनके लिए अमर डोमेन के स्वामी जू लाई के लिए भी ये हल्के ढंग से प्रयास करने लायक कुछ नहीं था, क्योंकि इसका मतलब कर्म के साथ हस्तक्षेप करना और स्वर्गीय दाव कानूनों को उल्टना था। मिस्टर जू, फैंग जेंग की आंखें खून से लथपथ थीं और उनका गला रुंध गया। जब तक मेरा बेटा फैंग चेंग जाग सकता है, मैं लगभग 6 फुट लंबा आदमी एक बच्चे की तरह रो रहा था। यहाँ तक कि फैंग एन को भी इसे देखना कठिन लगा। परिवार के मुखिया, अपना संयम बनाए रखें। संयम भाड़ में जाए, फैंग जेंग ने सिसकते हुए कहा। मेरा बेटा 10 साल से अस्पताल के बिस्तर पर है। हर विशेषज्ञ और डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी नहीं उठेगा, लेकिन आज शश, जू लाई अचानक बोली। जू लाई के अप्रसन्न होने के डर से फैंग जेंग ने तुरंत अपने आंसू रोक लिए। बाहर आओ, जू लाई के शब्दों ने कमरे में मौजूद 4 अन्य लोगों को चकित कर दिया। निजी कक्ष बिल्कुल खामोश था। ठंडी हंसी के साथ जू लाई ने पास की एक कुर्सी पर लात मारी, जिससे वह कमरे के एक कोने में उड़ गई। एक चौंका देने वाली चीख के साथ पहले से खाली कोने से एक आकृति उभरी। वह लगभग 30 वर्ष का युवक था। कुर्सी से बचकर वह आश्चर्यचकित दिखे। वास्तव में तुमने मुझे ढूंढ लिया। बुरा नहीं। इस दृश्य ने न केवल सू दाई और जियांग बा और फैंग जेंग जैसे आम लोगों को स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि 3rd ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट फैंग एन के भी रोंगटे खड़े हो गए। ये शख्स कमरे में कब छिपा था? अगर उसने अभी हमारी हत्या करने की कोशिश की होती, तो क्या ऐसा नहीं होता रहा? निश्चित मृत्यु। आदमी ने शुरू किया। उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से कर्कश थी। मैं पिछले कुछ दिनों से ये परिवार के विनाश की जांच कर रहा हूँ। साथ ही यह भी जांच रहा हूँ कि क्या भाई बहन ये वुक्सुआन और ये वानकिंग जीवित हैं या मर गए हैं। मैंने मूल रूप से आप सभी के जाने का इंतजार करने और पूछताछ के लिए फैंग जेंग का अपहरण करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब से मैं बेनकाब हुआ हूँ। उस आदमी की मुस्कान ठंडी थी। हम यहाँ केवल पूछताछ करेंगे। मुझे उस दिन जो कुछ भी हुआ वह सब बताओ, अन्यथा तुम मर जाओगे। आप कौन हैं? फैंग एन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका हत्या करने का इरादा बढ़ गया। नेदरवर्ल्ड रोड पर मेरा नाम याद रखें, टैन चांग। जैसे ही वह बोला, उस आदमी ने अपना हाथ हिलाया। एक उंगली लंबाई का खंजर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, उनकी ओर बढ़ रहा था। फैंग एन पर बर्फीली ठंडक छा गई। वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका, क्योंकि खंजर उसकी आंखों के ठीक सामने आ गया। डिंग, एक कर्कश ध्वनि निकली। खंजर को घूरते हुए, जो अब उसकी भौं से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर घूम रहा था, फैंग एन ने जोर से निगल लिया। खंजर जू लाई ने पकड़ लिया था। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद मिस्टर जू, फैंग एन ने राहत महसूस करते हुए अपनी मुठ्ठियां झुकाते हुए कृतज्ञतापूर्वक कहा। आप भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। टैन चांग के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वह देर से पहुंचा था और उसने उनकी पिछली बातचीत नहीं सुनी थी। जू लाई को चुप देखकर उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वैसे भी मेरे हाथों मरोगे।
टैन चांग की अपेक्षाओं के विपरीत फैंग जेंग और अन्य लोग सुनने के लिए अभी हमारे साथ जुड़े। सभी कहानियों का पूरा मजा लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जैसे कि वो निराशाजनक ज्वाइन करें और मेंबरशिप महत्व दे रहा हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कर दिया। उसने अपनी गर्दन घुमाई और क्रूरता से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे आप में से 1 या 2 को मारना होगा, इससे पहले कि बाकी लोग सहयोग करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, टैन चांग की आकृति एक बार फिर हवा में गायब हो गई। फैंग एन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये किस प्रकार की छुपाने की तकनीक थी? ये बिल्कुल अनसुना था। फैंग एन और अन्य लोगों के भाव देखकर टैन चांग के होंठ थोड़े मुड़ गए। ये हुई ना बात, वह एक छाया था जिसे यंजिंग के शक्तिशाली जियांग परिवार ने परिश्रमपूर्वक पाला था। वह उन मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार था जो दिन के उजाले को नहीं देख सकते थे, और उसके हाथ अनगिनत पीड़ितों के खून से रंगे हुए थे। उसकी ताकत 6ठी कक्षा के शिखर तक पहुंच गई थी। एक विशेष कल्टीवेशन तकनीक की बदौलत वह अपनी दृष्टि की रेखा में किसी भी छाया के साथ संक्षेप में विलीन हो सकता था, लेकिन इसकी कीमत उसके अपने जीवनकाल को बर्बाद कर रही थी। जियांग परिवार की कोई भी छाया 35 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रही। लेकिन इस कौशल के साथ टैन चांग ने मार्शल दाओ के अनगिनत विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी। उसकी छुपने की तकनीक को कोई नहीं देख सका। जुलाई द्वारा पहले खोजा जाना एक आकस्मिक घटना रही होगी। इसे ध्यान में रखते हुए टैन चांग, जो अब सोफे की छाया में छिपा हुआ था, ने जुलाई के पीछे चक्कर लगाने और खंजर से उसका गला काटने की योजना बनाई। योजना एकदम सही है, सिवाय एक पैर उसके सिर पर दबाव डाल रहा था और वह उठ नहीं पा रहा था। इस आदमी ने मेरे सहज भेष को कैसे देखा? टैन चांग पागल हो रहा था। यहाँ तक कि 6ठी कक्षा के शीर्ष पर मौजूद प्रतिद्वंद्वी को भी मुझे पहचानने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। मुझ पर से अपना पैर हटाओ, वह फुसफुसाया। उसकी कर्कश आवाज घबराई हुई हताशा से भरी हुई थी। जुलाई ने उत्तर दिया, नहीं। टैन चांग अवाक था। उसने दांत पीस लिए। मुझे जाने दो। क्या तुम निष्पक्ष लड़ाई में मेरा सामना करने की हिम्मत करते हो? जुलाई के पास अपना पैर उठाने का कोई रास्ता नहीं था। वह अब उत्सुक था। उसके पैर के नीचे का ये व्यक्ति पृथ्वी पर आने के बाद उसका सामना करने वाला पहला मार्शल आर्टिस्ट था जो आध्यात्मिक ऊर्जा का। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ें। सभी कहानियों का पूरा मजा लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नोबल पाथ को ज्वाइन करें और मेंबरशिप लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।